Good morning. You are most welcome to this class of governance. आज हम लोग बात करेंगे सुशासन से संबंधित विभिन्न प्रकार की पहल के बारे में, मीन्स गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। फिर हम लोग बात करेंगे गुड गवर्नेंस के मार्ग में बाधाएं। फिर हम बात करेंगे सुशासन सूचकांक के बारे में, है ना। 2019 में इसका गठन किया गया भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पे 25 दिसंबर 2019 को, 23 नहीं। देखिए जी, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है मेरे पास कि हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। बात तो सही है, उन्होंने लगभग 100 कार्यकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया है। ये भी सही है। क्या ये बिना संसद या कांग्रेस में बैठे ही कानून पारित कर दिए? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है, वहाँ अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है ना। उसे कार्यपालिका के विश्वास की, विधायिका के विश्वास की जरूरत नहीं है, और ना ही विधायिका के प्रति उसे जवाबदेह रहने की आवश्यकता है ना। क्योंकि जनता राष्ट्रपति को प्रत्यक्षतः निर्वाचित करके भेजती है, तो ये मान लिया जाता है कि जनता ने अगले 4 वर्ष के लिए हमारे ऊपर विश्वास जता दिया है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं बताया था आपको कि क्यों संसदीय शासन व्यवस्था हमारे यहाँ अपनाई गई। शुरुआत में जब की कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस पढ़ा रहा था आपको, चर्चा हुई थी ना कि संसदीय सरकार में जनता अपनी सरकार पर निरंतर नियंत्रण बनाए रखती है। 3 साल शासन हो गया, मन किया कि नहीं, ये सरकार हमारे मानकों पर ठीक से काम नहीं कर रही है, ऐसा है, गिरा दो सरकार को। नो कॉन्फिडेंस, लोकसभा नो कॉन्फिडेंस शो कर देगी, कहानी खत्म। लोकसभा का नो कॉन्फिडेंस मतलब जनता का नो कॉन्फिडेंस, कि जनता लोकसभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से साक्षात बैठी रहती है। इसीलिए लोकसभा को केंद्रीय संसद में लघु राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है, मिनिएचर नेशन इन इंडियन पार्लियामेंट। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए दूसरा चिट्ठा खोलता हूँ। जीरो पेंडेंसी कोर्ट क्या होता है? ऐसे न्यायालय जिसके समक्ष लंबित मामलों की संख्या 0 हो, उसे क्या बोलेंगे? जीरो पेंडेंसी। और क्या है जी? ये ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो भी सारे पूछ रहे हो राज व्यवस्था के। क्या भारत की संसदीय शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक प्रवृत्तियां हावी हो रही है? केंद्र राज्य संबंधों के बदलते स्वरूप के आलोक में व्याख्या करें। बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो डिस्कस कर दें इसको। डिस्कस कर देते हैं। कई लोगों की चिंता है ये, मुझे ये चिट्ठा पिछले 3 दिन से मिल रहा है, लेकिन गलत समय पे मिल रहा था। अब क्लास के बाद अगली क्लास लगी होती है, तो मुझे भागना पड़ता है। भाग के जाता हूँ तो भी 5-7 मिनट लेट हो जाता हूँ। और वो बेसिकली ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास में बच्चे स्क्रीन पे दिखते हैं, मतलब उनका मैसेज। और अक्सर देखा हूँ ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा जल्दी अधीर हो जाते हैं, वो तुरंत लिख देंगे क्या ड्रामा चल रहा है, डेली 5 मिनट लेट से क्लास। क्योंकि उनके सामने कीबोर्ड होता है, और जो अवस्था है, हाथों की उंगलियां ठीक ठाक काम करती हैं। कुछ भी टाइप कर दिए, तो एक ये भी भय होता है। अलग बात है, ये जो भी लिख देते हैं बाद में एक समय आएगा जब इन्हें अफसोस होगा। हालांकि कुछ गलत नहीं लिखते, लेकिन अगर कोई लिखता है बाद में अफसोस होता है उसे। जब हम अपनी पुरानी क्लासेस के दिन याद करते हैं, अपने शिक्षकों को याद करते हैं, क्लास के दौरान नादानी में ही सही की गई बेवकूफ़ियों पर अफसोस होता है। जैसे एक अफसोस आपको बताऊं, क्लासेस के दौरान जब ये लग जाता था कि अच्छा ये तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है,
इस सब्जेक्ट से संबंधित जनरल स्टडीज़ की क्लासेस क्या ही करनी। मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, क्लास में पॉलिटी के टीचर पढ़ाने आए, गवर्नेंस के आए, तो आप पहले से ही मतलब फर्जी के सुपर ईगो के शिकार हैं। ये तो मेरा सब्जेक्ट है, आता थैला भर कुछ नहीं है, लेकिन सुपर ईगो छाया हुआ है माथे पर। अरे छोड़ो, और सारी क्लासेस कर ही रहे हैं, अब पॉलिटी की क्लास कौन करेगा। फुल साइंस में इतना पढ़ना है। बाद में क्या होता है कि ऑप्शनल की नौबत तो तब आएगी ना जब पीटी पास करेंगे। पीटी में पॉलिटी के सवालों की वजह से ही फेल हो गए। ऐसी स्थिति भी लोगों के साथ आती है। बाद में अफसोस होता है कि ये हमारी नादानी थी। इसीलिए जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करें, हमेशा अपने दिलो दिमाग पर एक बात तो सॉलिड रूप से आप बनाए रखिए, आप एक स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट बनकर ही विषय को सीखा जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात। जिस दिन आपके अंदर का स्टूडेंट जरा भी डगमगाया, समझिए दौड़ से हाँ, बाहर जाने की आप तैयारी करने लगे। इसीलिए मुझसे कोई सीनियर स्टूडेंट जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुका हो, अगर वो पूछता भी है सर क्या करें, ये तो मेरा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस, 6 साल पहले आपसे क्लास करी थी, कई बार रिवीजन कर लिया, मानो रट सा गया है, कई जगह से ऑफर आ रहे हैं पॉलिटी वगैरह पढ़ाने, आ दूँ। जरूरी नहीं कि पॉलिटी वाला ही पूछे, कोई हिस्ट्री वाला भी ऐसे पूछता है। मेरी यही सलाह होती है उसको कि अगर बहुत समस्या ना हो, इस क्षेत्र में मत आओ। एक बार जब तुम पढ़ाने लगोगे, हमारे अंदर का स्टूडेंट मर जाएगा। लोग कहते हैं ना कि पढ़ाने पे अंदर का स्टूडेंट जिंदा रहता है, सब फर्जी की बातें हैं। क्या जिंदा रहता है? जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ रहे हैं। सिविल सर्विसेज की क्या वही डिमांड है? यहाँ आपको हरफन मौला बनना होता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अब एक विषय में अच्छा करने के चक्कर में वो विद्यार्थी उस विषय को इतना पढ़ डालेगा कि दूसरे विषय से एक तरह से असंतुलन हो जाएगा उसके अप्रोच में, और वो परीक्षा से उसको पता भी नहीं चलता, कोसों दूर हो जाता है। वजह क्या है? वो विद्यार्थी से हाँ शिक्षक बन गया। जब तक परीक्षा देनी है, कम से कम अपने अंदर के विद्यार्थी को बचाए रखिए। समझ रहे हैं? हाँ, तो देखिए इनका क्वेश्चन है कि क्या भारत की संसदीय शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक प्रवृत्तियां हावी हो रही है। अध्यक्षात्मक प्रवृत्तियां क्या है? अध्यक्षात्मक प्रवृत्ति का मतलब हुआ जब शासन का मुखिया, सरकार का मुखिया अपने स्तर पे अधिकाधिक निर्णय लेने लगे। क्योंकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में शासन प्रमुख को कांग्रेस या लेजिस्लेचर या विधायिका के विश्वास की बहुत आवश्यकता नहीं होती। औपचारिकता निभाने के चक्कर में भले वो विश्वास की बात करे, लेकिन इसकी कोई बाध्यकारिता नहीं है। अगर उसी तरह का अंदाज भारत में भारत का प्रधानमंत्री अपनाने लगे तो सवाल उठेगा ना कि क्या अध्यक्षात्मक प्रवृत्तियां हावी हो रही है। कई सारे एग्जाम्पल है, डीमोनेटाइजेशन, और भी शासन प्रमुख के द्वारा अलग अलग अवसरों पर दिखाए जाने वाले हीरोइज्म। हीरोइज्म समझ रहे हैं? हाँ, ये सारी चीज़ें कई बार सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी संसदीय व्यवस्था क्या अध्यक्षीय व्यवस्था का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है। तो देखो जी, व्यवहार में ऐसा प्रतीत होगा कई अवसरों पर। ये किसी एक प्रधानमंत्री की बात नहीं है। जब इंदिरा जी की हुकूमत हुआ करती थी, उस समय भी ये प्रश्न उठते थे कि क्या इन्होंने भारत की संसदीय व्यवस्था को अमेरिका की अध्यक्षीय व्यवस्था जैसा मान लिया है। जब भी केंद्र राज्यों को विश्वास में लेकर चलना बंद कर दे, या राज्यों की सहभागिता को बहुत तवज्जो ना दे, संघीय मुद्दों पर एक तरफा तौर पे अपना निर्णय थोपने लगे, जैसे कोरोना काल में याद करिए, केंद्र की तरफ से नीतियां बनाई जाती थी और राज्यों को उसे फॉलो करना होता था। अब भाई राज्य के अंदर राज्य के किस क्षेत्र में कोविड की कितनी केसेस है, कितना अधिक है, कितना कम है, ये राज्य सरकार और राज्य शासन बेहतर जानेगा ना। तो उसको आज़ादी दीजिए ना स्टेट लेवल पे खुद की पॉलिसी बनाने को। अब लाल रेखा, हरी रेखा, पीली पीली रेखा, जोन बनते थे ना, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। अब उसके मानक केंद्र क्यों डिफाइन करें, राज्य पर क्यों ना छोड़ दिया जाए। इस तरह की तमाम मामलों में आप हस्तक्षेपकारी नीतियां पाएंगे। जब भी संसदीय शासन व्यवस्था में केंद्र
राज्यों पर गाहे बेगाहे मतलब बेमतलब का डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करे तो समझ लीजिए ये अध्यक्षीय प्रवृत्तियां हावी हो रही है। यहाँ डोमिनेंस का मतलब हुआ कि देश का प्रधानमंत्री, भारत सरकार अपने निर्णयों में दूसरे अंशधारकों को बहुत कंसीडर नहीं कर रही है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स या लोकल बॉडीज़ को। तो हम ये कहने लगते हैं कि ये अध्यक्षीय प्रवृत्तियां हावी हो रही हैं। हालांकि ये व्यवहार में हावी हो रही है। सिद्धांत में संसदीय शासन व्यवस्था कभी भी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का रूप ले ही नहीं सकती। तो व्यवहार में ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वहीं आप बोलेंगे कि सैद्धांतिक तौर पे हमारी संसदीय व्यवस्था कभी अध्यक्षीय प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं कर सकती। तो सवाल ये उठता है कि जो व्यवहार में अध्यक्षीय प्रवृत्ति दिख रही है, फिर इसको क्या नाम दें? इसको नाम देंगे प्रधानमंत्री प्रकार की सरकार। संसदीय शासन व्यवस्था में जब भी अध्यक्षीय प्रवृत्तियां दिखने लगे, केंद्रीय शासन प्रमुख यानी प्रधानमंत्री अपने आप को बहुत शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करने लगे, तो समझ लीजिएगा कि प्रधानमंत्री प्रकार की सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री किस प्रकार की सरकार संसदीय सरकार का हिस्सा होती। संसदीय सरकार में अक्सर अगर किसी दल को प्रचंड बहुमत आ गया तो उस दल का नेता जो सरकार का भी नेता बनने जा रहा है, तय मानिए वो मनमाना व्यवहार थोड़ा मोड़ा अगर करना चाहे तो कर देगा। हाँ, अगर उसके अंदर उच्च नैतिक मूल्य हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उसकी संवेदनशीलता है, तो शायद ऐसा ना हो, शायद ऐसा ना हो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर नैतिक मूल्यों का अभाव पाया गया तो वो उसकी प्रवृत्ति आपको हल्की फुल्की तानाशाह जैसी दिखने लगेगी। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, जिन जिन प्रधानमंत्रियों के काल में किचन कैबिनेट की चर्चा आप सुनते हो तो समझ लीजिएगा कि वो प्रधानमंत्री प्रकार की संसदीय सरकार है। किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट का मतलब ये होता है कि प्रधानमंत्री कोई भी शासकीय निर्णय लेते समय अपने मंत्रिपरिषद के साथियों का सलाह मशवरा लेना बहुत उचित। वो मान के चलता है कि ये सारे के सारे कठपुतली हैं, इनका जो भी अस्तित्व है मिला जुला कर मेरी वजह से है। उदाहरण 2014 का आम चुनाव, बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को प्रचंड बहुमत हासिल। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी एल के आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ चुकी थी, पूरी तरह धूल चाटी थी चुनाव में। मोदी जी के चेहरे पर मतदान हुआ, जनता ने खुलकर वोट दिया। जनता ने ये नहीं देखा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट कौन है। ऐसा दौर था कि बहती गंगा में सबने हाथ धो लिया। कई ऐसे लोग जिनको क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में शायद जीवन में दूसरी तीसरी बार आए होंगे, आप रहने वाले हैं औरंगाबाद के, बिहार के औरंगाबाद के, आईएएस बन गए, मिल गया गुजरात का आर्डर। आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली में रह रहे थे अपने ताऊ के यहाँ। हो सकता है तैयारी से पहले से दिल्ली में पढ़ाई किए हों, औरंगाबाद तो बहुत कम ही गए। सिलेक्शन के बाद हो सकता है एक बार लोगों से मिलने जुलने चले गए हो, मिल गया फिर गुजरात का आर्डर, तो गुजरात में रहकर नौकरी करने लगे, छुट्टी के दिनों में दिल्ली में आकर समय बिताते थे। लेकिन आम चुनाव लड़ने का अवसर मिला और आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चुन ली, अपने होम डिस्ट्रिक्ट को, चले गए औरंगाबाद से चुनाव लड़ने। तय मानिए आप आईएएस थे कि क्या थे, इस नाम पर मतदाता आपसे आकर्षित नहीं होता। और वो भी बिहार जैसी जगहों में जहां मतदाताओं के मतदाता व्यवहारों के निर्धारण का आधार ही अलग होता है। समझ रहे मेरे? वहाँ सबसे पहले देखा जाता है कि अच्छा सरनेम क्या है, अच्छा सरनेम सिंह है, ठाकुर है, अच्छा ये असली वाला है कि नकली वाला। इस तरह की चीज़ें होती है। अब जनता ने अपने से बना रखा है कि कौन असली कौन नकली, जबकि सारी वाहियात बातें हैं। खैर जो भी हो, जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। हाँ, सबसे पहले लोग यही पता करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये यहाँ ऐसा वातावरण होता है कि और लड़के लड़की में थोड़ी मोड़ी इश्क हो गई, मोहब्बत हो गई, तो मोहब्बत को आगे बढ़ाने से पहले भी पता किया जाता है कि जाति क्या। समझ रहे हैं मेरी बात? इस तरह की चीजें। अब सोचिए यहाँ मतदाताओं का मतदाता व्यवहार किस तरह से होगा, कैसे बनेगा। लेकिन वहां भी लोग जीत गए, वहां भी लोग जीत गए, क्योंकि लोगों ने ठान रखी थी कि अब की बार। हाँ जो मतलब मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब लोगों ने कुछ और ठान लिया है
है। अब जरा सोचें आप वो मतदाता हैं, पोलिंग बूथ पे वोट डालने गए, है ना। आपको ये नहीं मालूम है कि हमारा कैंडिडेट कौन है, आपको ये मालूम है कि बस जहाँ पंजा दिखा वहीं बटन दबेगा, जहाँ फूल दिखा वहीं बटन दबेगा। कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि सत्तारूढ़ दल के जो सांसद हैं अपनी बदौलत चुनाव जीते हैं, पार्टी के बदौलत जीते हैं। नहीं, जितना होता तो आडवाणी जी के दौर में जीत गए होते। एक खास नेता के बदौलत जीते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। पहली बात तो आप नेता के बदौलत चुनाव जीते। दूसरी बात, नेता ने आपको डबल रिवार्ड दे दिया, कहा कि ऐसा है, हम चाहते हैं कि आप हमारी मंत्रिपरिषद का हिस्सा बने। अब तो आप उठते सोते दो दो बार माला जपेंगे, हर 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 जो क्यों? जहां आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं जीत सकते थे, वहां एक झटके में आप देश की सर्वोच्च पंचायत का सदस्य बन गए, और पंचायत का ही नहीं, सरकार का हिस्सा बन गए, शासन में बैठ गए। इसकी बदौलत, उस नेता की बदौलत। जाहिर सी बात है, उस नेता का करिश्माई व्यक्ति तो रंग लाया। अब अगर मान लीजिए कोई नीतिगत फैसला करना हो, आपको लगता है कि नेता आपको आमंत्रित करेगा कि आओ मेरे साथ तर्क वितर्क करो? बोलेगा कि ध्यान रखना, संसदीय शासन व्यवस्था में जो भी हो, प्रधानमंत्री का इतना डिस्क्रेशन है कि जब मर्जी मंत्रिपरिषद से भगा सकते हैं, जब मर्जी बुला सकते हैं। कोई जुबान लड़ाएगा? नहीं। तो प्रधानमंत्री ऐसे में क्या करेगा? अमेरिका में बैठे हुए अपने मित्रों से सलाह लेगा, बताओ क्या करना चाहिए ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए, काले धन पर नकेल कसने के लिए क्या किया जाना चाहिए, आतंकवादियों को चोट पहुंचाने के लिए, आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए। सबने सलाह दे दिया, विमौद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। अब बताओ, ये किससे सलाह ली गई? मंत्रिपरिषद के सदस्यों से। देश के फाइनेंस मिनिस्टर को विश्वास में लिया गया, व्यवहार में नहीं। सिद्धांत में तो मान लिया जाएगा कि उन्हीं ने निर्णय लिया है, जबकि निर्णय किसके सलाह से लिया गया है? एक ऐसी बॉडी जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधानेतर संस्था, जो इनकी मित्र मंडली है, इसी को बोलते हैं किचन कैबिनेट। तो फिर ऐसे में प्रधानमंत्री, आपको नहीं लगता कि कुछ वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति करता है? अमेरिका के राष्ट्रपति अगर चाहे, मुझे अपने इस मित्र को स्वास्थ्य मंत्री बनाना है, और मित्र क्या काम करता है? केमिस्ट का, दवाई की दुकान चलाता है, बुलाएगा, बुलाकर सीधे देश का स्वास्थ्य मंत्री बना देगा। समझ रहे मेरी बात? किचन कैबिनेट के माध्यम से प्रधानमंत्री कमोबेश ऐसा ही काम करता है कि नहीं? सीधी सी बात। अभी ट्रंप का शासन शुरू होगा। शपथ लिए हैं, ठीक है। हाँ शुरू हो गया, चलो मान लेते हैं शुरू हो गया। आप देखेंगे, ट्रंप के जितने शासनिक सलाहकार होंगे, सारे इनके भाई भतीजे, बेटे बेटी दामाद, यही सब होंगे। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में, इसको हम संसदीय शासन व्यवस्था में किचन कैबिनेट कहते हैं, उसका अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में बड़ा रसूख होता है। समझ रहे मेरी बात? प्रशासन के बड़े बड़े पदों पर जब राष्ट्रपति बदलता है, अपनी मनमर्जी से नियुक्तियां करता है। जब सरकार चली जाएगी तो वो लोग भी चले जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। इसी को अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्पॉइल सिस्टम। जब आप चौथी यूनिट पढ़ते हैं, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, तुलनात्मक संविधान, तो वहाँ ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। बस यही बताएंगे कि जब जब ऐसा होगा, प्रधानमंत्री मजबूत होगा, जब तक, जब जब देश में सत्ता परिवर्तन किसी व्यक्ति के नाम पर किया जाएगा, उसकी लोकप्रियता के नाम पर किया जाएगा, तो अध्यक्षीय प्रवृत्तियां व्यवहार में दिखेंगी। बावजूद इसके उस शासन व्यवस्था को हम अध्यक्षीय शासन व्यवस्था न बोलकर क्या बोलेंगे? संसदीय, सॉरी, प्रधानमंत्री कोटि की संसदात्मक व्यवस्था। अब प्रधानमंत्री कोटि की संसदात्मक व्यवस्था के कुछ लाभ भी है, कुछ नुकसान भी है। लाभ क्या है? त्वरित निर्णय निर्माण। प्रधानमंत्री जो चाहेगा वही निर्णय ले लेगा, मंत्रिपरिषद विरोध कर नहीं सकती, ना ही वाद विवाद कर सकती। लेकिन ये संसदीय लोकतंत्र के मानकों के अनुरूप
नहीं है। संसदीय लोकतंत्र में पर्याप्त सहभागिता होनी चाहिए नीति निर्माण में। अब जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को देख लीजिए, यूपीए 1 यूपीए 2, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 1 और गठबंधन 2, दोनों में इनके जो साथी थे, आपको नहीं लगता कि इनसे कहीं ज़्यादा टावरिंग पर्सनालिटीज़ थे? भाई यूपीए 1 में प्रणव दा थे, ये थे आपके नटवर सिंह थे, अर्जुन सिंह थे, या आपके शिंदे साहब थे। तो ये बड़ी शख्सियतें थी, बड़े बड़े लीडर्स थे। ए के एंटोनी साहब थे, जिनका पॉलिटिकल कैरियर इनसे कहीं ज़्यादा समृद्ध रहा है। अब वैसे लोगों के बीच में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मनमाना निर्णय ले सकते हैं? नहीं। और प्लस यूपीए 1 मनमोहन सिंह जी के नाम पर सरकार नहीं बनी थी, कांग्रेस के नाम पर बनी थी, पार्टी के नाम पर, या फिर यूँ कह लीजिए गांधी नेहरू परिवार के नाम पर। तभी तो जब सरकार का गठन हो रहा था और सोनिया जी ने कहा कि मेरी अंतरात्मा कह रही है मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, कई सांसद हंसका पालिश लगाने के चक्कर में घड़ियाली आंसू गिराने लगे थे कि आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, फला ढिमका, ये सब। ठीक है, वो एक तरीका होता है अपने नेता को प्रसन्न करने का। पॉलिटिक्स में ये सब बहुत होता है। ये कह सकते हैं ना कि मनमोहन सिंह जी के नाम पर जनता अपना जनादेश नहीं दी थी। ऐसा प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, संसदीय लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप काम करने को मजबूर होता है। ये तानाशाही नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी को लग गया मेरे नाम पर ही मेरी पार्टी सत्ता में आई है, मेरे नाम पर ही ये सारे माननीय सदस्यगण चुनाव जीत कर आए हैं, मतलब मेरी पार्टी के, उसके मन में थोड़ा सा अहंकार तो आ ही सकता है, थोड़ा बॉसिज्म आ जाएगा। तो वहीं पर कई बार संसदीय सरकार में जो प्रधानमंत्री प्रकार की सरकार है उभार लेने लगती है, और फिर आम जनमानस में यह चर्चा चलने लगती है कि कहीं हमारी संसदीय शासन व्यवस्था अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की तरफ उन्मुख तो नहीं हो रही है। और में ऐसा लगेगा, सिद्धांत पे कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। संसदीय शासन प्रणाली की पहचान कुछ तकनीकी पक्षों पर निर्भर करती है, जैसे विधायिका व कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होंगी, दोहरे प्रमुखों की व्यवस्था होगी, संवैधानिक प्रमुख अलग होगा, शासनिक प्रमुख अलग होगा, सत्ता प्रमुख का निर्वाचन जनता प्रत्यक्षतः नहीं करेगी, निर्वाचित सदस्यों के भीतर से वो निर्वाचित होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? कभी भी बताइए, संसदीय शासन व्यवस्था में, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन होने का मतलब यू आर ट्राइंग टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप संविधान का पुनर्लेखन करने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान का पुनर्लेखन नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। हाँ, इसमें हाँ, अध्यक्ष हाथ नहीं, तो देखिए वहां पर क्या होता है, इसीलिए अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का विकेंद्रीकरण पहले से ही कुछ इस प्रकार कर दिया गया है कि जो वहां का प्रेसिडेंट होगा वो आमतौर पे संघीय मुद्दों पर ही प्रभावशाली होता है। राज्य सरकारें लगभग स्वतंत्र तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। राज्यों का अलग अलग संविधान होता है, उनका अलग अलग विधायी तंत्र, प्रशासनिक तंत्र, न्यायिक तंत्र, वित्तीय तंत्र, ये सब कुछ होता है। बस चूंकि ओवरसीज अफेयर्स है ना, डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये संघ के जिम्मे होता है। इसीलिए वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का राष्ट्रपति हमेशा सुर्खियों में दिखेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों। आंतरिक शासन में राष्ट्रपति का बहुत हस्तक्षेप नहीं होता। इसमें अध्यादेश, अच्छा ये करेंगे। हाँ, आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री संसद को विश्वास में लिए बगैर अगर कानून बनाना चाहता है तो जाहिर सी बात है वो राष्ट्रपति को बार बार प्रेरित करेगा, अधिक से अधिक अध्यादेश जारी करें। बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक तरह से अध्यक्षीय शासन प्रणाली की तरफ झुकाव दिखा रहा है। व्यवहार में प्रधानमंत्री की एक तरह से आप नहीं कर सकते हैं कि अतिरिक्त शक्ति प्रदर्शन तक दिखा रहा है। तो जहाँ प्रधानमंत्री का शक्ति प्रदर्शन दिखने लगे, समझ लीजिए कि वो संसदीय शासन के मूल्यों से हाँ भटक रहा है। मतलब वो कोशिश कर रहा है कि भाई हमारे ऊपर विधायिका का सीधे सीधे नियंत्रण नहीं है, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका का नियंत्रण होता है और होना ही चाहिए। वही है ना कि प्रचंड बहुमत के साथ आएगा,
तो लोकसभा में पता चला कि 2/3 या 3/4 उसी के सदस्य हैं। तो आप ही बताएं, लोकसभा उसको नियंत्रित कर पाएगी? इसीलिए कहा जाता है कि संसदीय लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का मजबूत होना संसदीय लोकतंत्र के हित में होता है। वो लोग बड़े नादान होते हैं जो इस तरह के नारे का समर्थन करते हैं कि अब की बार विपक्ष मुक्त सरकार, इस तरह की बातें अलोकतांत्रिक है, असंसदीय हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, आप पढ़े लिखे एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका दायित्व तो बनता है कि ऐसे लोगों को समझाएं, फर्जी की बकैती नहीं करने का, अपने संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने का। और किसी का कोई क्वेश्चन है? पूछिए, जो मर्जी आए, गाली गलौज को छोड़ के जो पूछना है पूछिए। तो आ जाए टॉपिक पे अब। हाँ, ठीक है। हाँ, एक और है। ठीक है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। भारत में सिविल सेवाओं की का राजनीतिकरण निरंतर बढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे भारत में संसद और विधानमंडल का पतन होगा, वैसे 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 शासन की संस्थाएं विकृति का शिकार होती जाएंगी। अब सवाल ये उठता है, ये जो क्वेश्चन बनता है, ये बेसिकली विधायी पतन की अवधारणा पे ये सवाल बनता है, जिसको हम आमतौर पे संसद का पतन कहते हैं। संसद का पतन, विधानमंडल का पतन। पतन का मतलब क्या हुआ? पतन का मतलब ये हुआ, संसद किससे बनती है? दीवाल, ईंट, डिजिटल पैनल, इससे कि उसमें बैठने वाले लोगों से। आप देखेंगे, आज़ादी के बाद से जो हमारी पहली, दूसरी, तीसरी तीसरी सरकार तक तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे निरंतर संसद का पतन होता गया। पतन का मतलब ये हुआ कि हाँ, अपेक्षाकृत कम योग्य लोग सांसद बनने लगे। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर कम योग्य लोग सांसद बनने लगे, इसका मतलब जनता लोकतंत्र की शिक्षा से धीरे धीरे शिक्षित होने लगी, और वो तबका भी अपने प्रतिनिधियों को अपनी इच्छानुसार चुनने लगा, जिसकी आवाज़ अब तक गुमनाम हुआ करती थी। तो कई सारे ऐसे विचारक हैं, जैसे प्रोफेसर रजनी कोठारी साहब हैं, रुडोल्फ हैं, ये साफ साफ कहते हैं कि लोकतंत्र में अब तक जिन्हें संकीर्णताओं का नाम दिया जाता रहा, नैरोनेस का नाम दिया जाता रहा, ध्यान रहे, वे लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसे आमतौर पे लोकतांत्रिक राजनीति में जातिवाद जैसी चीज़ों की आलोचना होती रही। कोठारी साहब कहते हैं कि जातिवाद भारतीय लोकतंत्र की सेहत के लिए उत्तम है। समझ रहे मेरी बात? जो उत्तम है, जातिवाद के नाम पर जनता कम से कम अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित हो पाती है। जब राजनीतिक अधिकारों से परिचित होगी, तो अपने राजनीतिक हक की प्राप्ति के लिए तो क्या चाहते हैं कि 3 फरवरी को सिलेबस खत्म हो। जनता राजनीतिक अधिकारों से परिचित होगी तो उसी अनुसार राजनीतिक दलों से बार्गेनिंग करेगी कि नहीं? आप देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। उत्तर प्रदेश का हालिया विधानसभा चुनाव, याद होगा उस समय एक कंट्रोवर्सी हुई थी। कौन सी कंट्रोवर्सी हुई थी? हिजाब कंट्रोवर्सी, याद आ रहा है? हाँ, जिसमें आईएमएम के अध्यक्ष ओवैसी साहब ने साफ साफ कहा, उसी कंट्रोवर्सी के आसपास, कि हम समाजवादी पार्टी का समर्थन क्यों करें, अखिलेश भैया का समर्थन क्यों करें। अखिलेश भैया एमवाई समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम और यादव समीकरण की बात तो करते हैं, लेकिन सरकार हमेशा यादवों की। हालांकि हकीकत यह है कि उनके परिवार की सरकार होती है, लेकिन नाम दे दिया जाता है यादवों की। जो भी हो, तो सरकार में उन्हीं के परिवार के लोग होते हैं। पहले पिताजी हुआ करते थे, अब बेटा जी हैं, बाद में इनके बेटा जी होंगे, बाद में नहीं होंगे। नहीं नहीं, राजनीति में ऐसा कहना ये भी लैक ऑफ मैच्योरिटी कहते हैं। राजनीति में कुछ भी अस्थाई नहीं होता। राजनीति में कुछ भी अस्थाई नहीं होता। अगर कुछ अस्थाई होता है, स्वहित, राजनीतिक हित। समझ रहे हैं? कई बार आप देखेंगे ऐसे दलों को जो केंद्र में ऐसा प्रतीत होगा कि ये दोनों दल एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, पूर्व विरोधी हैं, लेकिन छुप के किसी राज्य में एक साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। समझ रहे हैं?
तो राजनीति हमेशा अवसर का खेल होती है, यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं होता। बिहार में देख लीजिए, आरजेडी और जेडीयू कब एक साथ हो जाएं, कब अलग हो जाएं। जेडीयू बीजेपी कब एक साथ हो जाएंगे, कब अलग, कोई नहीं जानता। तो राजनीति तो खैर राजनीति है। तो ये प्रश्न उठाया गया था, देखिए कि ठीक है जी, एम वाई समीकरण लेकर आप चलिए, लेकिन एम वाई में शासन करने के लिए वाई और दरी बिछाने के लिए एम क्यों? भाई नेता तो उसी अंदाज में बात करेगा कि कानों से वो जो आवाज कहां तक चली जाए, दिल तक उतर जाए, और जो बात दिल में उतर गई लंबे समय तक याद रहेगी। समझ रहे मेरी बात? दिमाग तक सीमित रह गई तो हो सकता है बात बदल जाए, हाँ, लेकिन दिल तक गई तो गई। ठीक है जी। तो ये जो एम है, अब इन्होंने उकसाया मुस्लिम मतदाताओं को, क्योंकि आमतौर पे इनकी पॉलिटिक्स देखेंगे तो ये आमतौर पे मुस्लिम एससी एसटी पॉलिटिक्स करते हैं, ये असादुद्दीन ओवैसी। लेकिन फिर भी अगर तर्क की कसौटी पर इनके मुद्दे को आप कसना चाहें तो आपको लगेगा कि इनका मुद्दा पूरी तरह दुरुस्त है। जब आप मुख्य तौर पे, सामान्यतः तो कहते हैं कि हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी हमें वोट देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रोजेक्ट तो करते हैं ना पोलराइजेशन के लिए कि दो हमारा सॉलिड वोट बैंक है। तो अब यहाँ से ये जो आपका वोट बैंक का पहला हिस्सा है ये सवाल करने लगा। चलिए हम मान लेते हैं कि हम आप ही के वोट बैंक हैं, लेकिन जरा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देख लीजिए, संख्या में यादव अधिक है कि मुसलमान, बताओ? उत्तर प्रदेश में यादव अधिक है कि मुसलमान? मुसलमान अधिक है। कौन सा सेंसस आप लोगों ने पढ़ा है? हाँ? मुस्लिम आबादी अधिक है, और अधिक नहीं, ठीक ठाक अधिक है। तो आप बताइए, इस लिहाज से सत्ता की बागडोर या सत्ता पर प्रथम हक किसका बनना चाहिए? नहीं, फिर आप बेतुकी बात कर रहे हैं। अतार्किक बात नहीं होनी चाहिए। तर्क की कसौटी पर अगर कसें तो इनकी बात दुरुस्त है। ये कहते हैं कि हम आपको समर्थन देंगे, लेकिन ध्यान रहिए, देखिए, जब अपने लाभ की बात आएगी तो आप नारा बुलंद करने लगेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हम भी यही बात दोहरा रहे हैं, मान लीजिए, मानेंगे? तो वो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो वोट कटवा है, ये उसको खारिज कर देंगे कि ये वोट काटने वाला व्यक्ति है, इससे दूर रहो। क्यों वोट काटने वाला व्यक्ति है भाई? जैसे आप राजनीति कर रहे हैं, वो भी किसी राजनीतिक दल के नेतृत्व करता है। भारत में सभी राजनीतिक दलों को समान रूप से स्पेस मिलना चाहिए इंडियन पॉलिटिक्स में, सीधी सी बात है। और जब मुद्दे की बात होगी तो एक तरफा नहीं होगी, चौतरफा होगी। अब देखिए, कोई कहेगा नहीं जी हम तो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, बैकवर्ड क्लास। और पिछड़ों की राजनीति करते समय जो हुक्मरान है, जो लीडर है, मान लो सीएम, ये जिस कास्ट से आता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिहाज से इसका कंट्रीब्यूशन लेस है, लेस कंट्रीब्यूटिंग कास्ट है, लेस कंट्रीब्यूटिंग। लेकिन पिछड़े के नाम पर अन्य जातियों का वोट इन्हें मिल रहा है, उसमें किसी ऐसी जाति का वोट मिल रहा है जो मुख्यमंत्री की जाति की तुलना में 3 गुनी आबादी रखती है, लेकिन राजनीति में उसका क्या रोल है? केवल बटन दबाने तक और इनके पीछे पीछे नारा लगाने तक। जब राजनीति में जातिवाद बढ़ेगा तो उस कास्ट के लोग भी कहेंगे ना, ध्यान रखिएगा नेताजी, अब तक हमने आपका समर्थन किया, आप चाहेंगे तो आगे भी करेंगे, लेकिन बैठकर बात करनी होगी। समझ रहे मेरी बात? बैठकर बात करनी होगी। उस जाति का भी कोई नेता आएगा, ये कहेंगे अरे क्या मजाक कर रहे हो, हमने तुम्हें जुबान दिया, हमने तुम्हें सम्मान दिलाया, आज मेरे सामने बैठकर ऐसी बार्गेनिंग कर रहे हो। क्या बोलेगा? तब वक्त कुछ और था, अब वक्त और है। अपनी जुबान दिलाई इसीलिए तो का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर नेताजी प्रोग्रेसिव नहीं निकले, अड़ियल निकले, तो राजनीति में इन्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा, वो किसी और के साथ जाकर बार्गेनिंग कर लेगा और फिर तय होगा सन ऑफ मल्लाह जेडीयू के साथ जाएगा या आरजेडी के साथ।
जब लगा कि जेडीयू बीजेपी वाले उसकी ज़रूरतों को, राजनीतिक ज़रूरतों को संतुष्ट कर पाएंगे तो उनके साथ गया, बार्गेनिंग किया, मुझे मंत्रालय दो, मेरी पार्टी के इतने लोगों को मंत्री बनाओ। अगर यही बात कोई दूसरी पार्टी वाला कहता कि नहीं हम आपको 6 मंत्रालय देंगे, कहेगा नहीं हमारे तो उम्मीदवार ही 4 जीते हैं, कहा कोई बात नहीं 2 को हम विधान पार्षद बनाकर मंत्री बनाएंगे, उधर चला जाएगा। तो बताइए, जातिवाद राजनीति में राजनीतिक जागरूकता लाने में सफल रहा कि नहीं? यस। लोकतंत्र का यही उद्देश्य है ना कि शासन में जन सहभागिता हो, जन भागीदारी हो। हाँ, लेकिन दूसरे रूप में अगर जाति के आधार पे, ये तो हमने जातिवाद की प्रशंसा कर डाली राजनीति में, अब थोड़ी शिकायत भी कर लें ताकि संतुलित पक्ष रहे। शिकायत में क्या बोलेंगे? जातिवाद से प्रभावित व्यक्ति ये नहीं देखता कि जिसको हम अपना उम्मीदवार बना रहे हैं वो हमारे क्षेत्र में विकास करेगा भी कि नहीं, क्योंकि विकास के मानकों पर उसे वोट दे ही नहीं रहा है, वो तो सजातीयता के मामले पर वोट दे रहा है। तो जाति के नाम पर वोट देंगे तो जातिवाद ही मिलेगा, विकास नहीं मिलेगा। अब आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि हमारे प्रतिनिधि महोदय, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद महोदय हमारे क्षेत्र में स्कूल बनवाएंगे, चिकित्सालय बनवाएंगे, सड़कें अच्छी होंगी, कुछ नहीं। वाकर 2-4 जातिगत सम्मेलन कर जाएंगे, खुश रहिए, बजाइए जातिवाद का झुंझुना, इसीलिए आपने वोट दिया है। क्लियर ये बात? और किसी का कोई सवाल? हाँ हाँ, पूछिए ना, पूछिए। फिर से बोलिए, फिर से। हाँ ठीक है ना। हाँ हाँ, क्वेश्चन आया क्या था, मतलब आया भी है और मैं आपको ये क्वेश्चन लिखवाया भी हूँ प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन लिखवाया भी था, लिखवाया था कि नहीं? हाँ लिखवाया था। देखिए, चलो आज के सेशन को डाउट सेशन ही बना देते हैं। जरा भाई ऑनलाइन वालों का रुझान देखो। कहीं वो बोर तो नहीं हो रहे हैं? अगर आपके भी कोई सवाल हो तो आप प्लीज ड्रॉप कर दीजिए, है ना? ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कोई बेईमानी हो। है ना? आर्थिक विकास हेतु संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था ना? हाँ। देखिए, आज का जो दौर है भूमंडलीकरण का दौर है, और भूमंडलीकरण के दौर में आप देखेंगे भारत व भारत जैसे देश निरंतर इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम आर्थिक उन्नति के नए नए आयामों को छू सकें। समझ रहे हैं? हालांकि एक सच्चाई है कि हम अभी तक भूमंडलीकरण के लायक नहीं हो पाए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी तक भूमंडलीकरण के लायक बन नहीं पाए हैं। वो अलग बात है कि हमारी कोशिश रहती है कि हम भूमंडलीकरण की रफ्तार में आगे बढ़ें, क्योंकि भूमंडलीकरण की अपनी एक अवस्था होती है। वैश्विक दक्षिण के देश अभी उस अवस्था से बहुत दूर हैं, ध्यान रखिएगा। ग्लोबलाइजेशन ऑल ओवर सडन नहीं होता, केवल ये कह देना कि आज से हम उदारीकरण को आमंत्रित कर रहे हैं, आज से हमें निजीकरण स्वीकार्य है, आज से हमें भूमंडलीकरण स्वीकार्य है। स्वीकार कर लेने से क्या होता है? पश्चिम की नकल भर कर ली, उसके लायक तैयारी भी तो होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए। और पश्चिम उपनिवेशोत्तर देशों के साथ बहुत बड़ी समस्या है, एक नकलबाजी की समस्या। नकलबाजी, जिसे अभी आप सिटीजन चार्टर पढ़ेंगे कल परसों की क्लास में, सिटीजन चार्टर भी एक प्रकार की नकलबाजी ही है। 1991-92 में इंग्लैंड में ये परंपरा आती है सिटीजन चार्टर की, आनंद फानंद में 96-97 में हमने अपना ली, कोई तैयारी नहीं की। आज भी देखिए सिटीजन चार्टर वही ढाक के 3 पात, कोई मतलब नहीं इसका। फर्जी के सैद्धांतिक रूप से कमिटमेंट किए जाते हैं, फुलफिल ये नहीं जाते। सिटीजन चार्टर क्या है? एक तरह से सरकार और नागरिक के मध्य एक सामाजिक समझौता है। शासन की संस्थाएं आपसे कमिटमेंट करेंगी, आपके हिसाब से अपनी प्रतिबद्धता जारी करेंगी कि देखो जी इस योजना के तहत या इस प्रणाली के तहत हम आपके लिए अमुक अमुक कार्य करने जा रहे हैं, इससे आपको अमुक अमुक लाभ मिलेगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं या इस व्यवस्था में कोई तब्दीली चाहते हैं, आप अपनी ओपिनियन दीजिए, आप अपनी राय दीजिए, हम उसे आत्मसात करेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं।
खैर, तो ये एक रिचुअल मैनर में ही हमारे यहाँ हो पाता है, व्यवहार में भी ये धरातल पे सफल नहीं है, समय लगेगा। ये बेहतर नहीं होता कि 96-97 में अपनाने की जगह 2015-20 में अपनाए होते, ठीक ठाक तैयारी करके, तो ये फलदायी होता। खैर, इसकी कमियों को जानेंगे। अब मैं ये बता रहा था कि आर्थिक विकास हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस का प्राइम गोल है। प्राइम गोल क्यों है? विकास के तो कई सारे स्वरूप हो सकते हैं ना, सामाजिक विकास, राजनैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, तमाम तरह के विकास के पैमाने हैं। बट आर्थिक विकास, अब तो खैर हम आर्थिक विकास से भी आगे जा चुके हैं, लेकिन अभी वो हमारे बुत्ते का नहीं है, इसलिए हम आर्थिक विकास के इर्द गिर्द ही अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं। जैसे मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये एक पहल है, मानव विकास, जिसके लिए अलग अलग सूचकांकों की बात की जाती है, कभी बात करेंगे इस पे। ये जो आर्थिक विकास है, यह आमतौर पर भूमंडलीकरण का उद्देश्य है। समझ रहे हैं मेरी बात? मंडलीकरण का उद्देश्य। तो आप मुझसे ये अपेक्षा करते कि हमारी संस्थाएं आर्थिक विकास के मार्ग पर क्यों, किस रफ्तार से बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ पा रही है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट शिफ्ट नहीं करूँगा, मैं इसकी पृष्ठभूमि में आपको ले चलूँगा। मैंने क्या बताया? आर्थिक विकास भूमंडलीकरण का मूल उद्देश्य है, क्योंकि जब आप आर्थिक विकास को लक्ष्य बनाएंगे ना, तो राष्ट्र नीति व परराष्ट्र नीति, जिसको हम विदेश नीति कहते हैं, दोनों ही स्तरों पर संकीर्णताओं को भूलने लगेंगे। अब ये नहीं होगा कि पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत आना चाहता है तो आप वीज़ा नियमों को इतना टफ कर दे कि वो बेचारा साल भर, 2 साल, 3 साल चक्कर काटे तो शायद आने की अनुमति मिले। अगर ऐसी व्यवस्था है तो समझ लीजिए कि अभी आप भूमंडलीकरण से बहुत दूर हैं। और इसी को समझाने के लिए आपको बताऊं, आपको भूमंडलीकरण से पहले के 2 महत्वपूर्ण चरणों का अवलोकन करना होता है, और उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत में आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने वाली जो भी संस्थाएं हैं, उन्हें जिस रूप में परिणाम देना चाहिए क्यों नहीं दे पा रही हैं। इसकी एक फेज होती है क्षेत्रीयकरण पूर्व अवस्था, अंग्रेजी में इसको लिखते हैं द फेज ऑफ प्री रीजनलाइजेशन। समझ रहे मेरी बात? द फेज ऑफ प्री रीजनलाइजेशन। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, उत्तर लेखन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे इसके क्रक्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी अवस्था होती है क्षेत्रीयकरण, और जब क्षेत्रीयकरण की अवस्था पूरी हो जाए तो क्या होती है, कौन सी अवस्था आती है? भूमंडलीकरण। समझना विसंगति, क्यों वैश्विक उत्तर के देश भूमंडलीकरण के रास्ते पे तेजी से चल पा रहे हैं और हम आज भी परेशान हैं। किस इसलिए परेशान है कि हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ से भूमंडलीकरण उस दीवार के पास है, और पश्चिम वाले बीच के दोनों स्टेज को पार कर चुके हैं, तो उनका तो अगला कदम ही भूमंडलीकरण का है। हमें भूमंडलीकरण में जाने के लिए लंबी छलांग लगानी पड़ेगी, और ज़्यादातर संभावना है कि लक्ष्य से पहले गिर जाए। वैश्विक दक्षिण के विकासशील देश इसी समस्या का शिकार हो रहे हैं। अब देखिए, क्षेत्रीयकरण पूर्व की अवस्था में क्या होता है? आस पड़ोस के देश एक दूसरे को अति प्रिय राष्ट्र का दर्जा देते हैं, द स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन, एमएफएन स्टेटस कहते हैं इसको आम बोलचाल की भाषा में, अर्थव्यवस्था में पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं? हाँ, एमएफएन स्टेटस, अति प्रिय राष्ट्र का दर्जा। आज तो चाय को ठंडी नहीं होने दूंगा। अति प्रिय राष्ट्र का दर्जा, ठीक है। अति प्रिय राष्ट्र का दर्जा। जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान से कहेगा कि देखो जी, हम आपके साथ वैसा ही आचरण करेंगे जैसा अपने अति प्रिय राष्ट्र के साथ करते हैं। किसमें? व्यापार व्यवसाय में। समझ रहे हैं? अब इसमें क्या होगा? जैसे मान लीजिए भारत चीनी खरीदता है, कार बेचता है, चीनी का आयात, कार का निर्यात, और भारत चीनी खरीदने के लिए
एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तीसरी तरफ क्यूबा है। ठीक है, तीनों देशों की चीनी की गुणवत्ता एक जैसी है। बात समझ में आ रही है? चीनी की गुणवत्ता एक जैसी है, तीनों की कीमत भी एक जैसी है। चाइना की चीनी का रेट प्रति किलोग्राम 30 रुपया है, पाकिस्तान का भी मान लो 30 रुपया, और क्यूबा का भी मान लो 30 रुपया। अब देखिए, मूल्य बराबर, गुणवत्ता बराबर, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के साथ क्या किया है? एमएफएन पर हस्ताक्षर किया है। कर चुका था, फिर वापस ले लिया स्टेटस। पाकिस्तान ने कभी भारत को एमएफएन स्टेटस नहीं दिया। बताएंगे क्यों किया जाता है? शायद बताना जरूरी भी नहीं है। तो मान लीजिए कि क्यूबा क्यूबा के साथ हमारा क्या है? एमएफएन पर हस्ताक्षर है। और क्यूबा के साथ जब चीनी का हम आयात कर रहे हैं, तो क्यूबा की चीनी की कीमत पर हमने 100% टैरिफ बैरियर लगा दिया, प्रशुल्क बाधा। थोड़ा इधर देख लीजिए, आपके सवाल का ही उत्तर है, ये मेरे द्वारा किया जाने वाला शक्ति प्रदर्शन नहीं है ना, आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। तो भारत ने क्यूबा के साथ एमएफएन किया हुआ है। तो क्यूबा की चीनी पर अगर भारत 100% टैरिफ लगाएगा, तो बताइए इसकी चीनी भारत में 60 रुपये किलो हो जाएगी ना? ₹60 पर केजी, है ना। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ? भारत ने कहा कि हम आपको भी एमएफएन स्टेटस देते हैं। एमएफएन, तो मैंने क्या बोला? एमएफएन स्टेटस के माध्यम से भारत पाकिस्तान से यह कमिटमेंट करेगा, अब से व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हम आपको वैसा ही दर्जा देंगे जैसा हम अपने अति प्रिय राष्ट्र को देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? क्यूबा को। तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की चीनी पर भी कितना टैरिफ लग जाएगा? 100%। और ये कितने की चीनी होगी? हाँ, ₹60 पर केजी। और चाइना को कहेगा, भैया तुम्हारे साथ एमएफएन नहीं है, तुम्हारी चीनी पर 500% की टैरिफ, आओ बेचो। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर इस तरह की प्रवृत्ति किसी क्षेत्र विशेष के देशों में तेजी से बढ़ने लगे, तो समझ लीजिए कि वे क्षेत्र अपनी भौगोलिक संप्रभुता को कम और आर्थिक उन्नयन को, आर्थिक तरक्की को वरीयता देने की टेंडेंसी पालने लगे हैं, प्रवृत्ति पालने लगे हैं। दूसरी बात, जब एमएफएन स्टेटस फ्रीक्वेंटली आदान प्रदान किया जाने लगेगा एक क्षेत्र विशेष के देशों के अंदर, तो उसके बाद किसकी बारी आएगी? क्षेत्रीयकरण की। क्षेत्रीयकरण में क्या होता है? पूरा नहीं समझाऊंगा, बस मेंशन कर देता हूं। क्षेत्रीयकरण में आप देखेंगे प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है, पीडीए, वरीयता व्यापार समझौता। एफटीए किया जाता है, मुक्त व्यापार समझौता। समझ रहे मेरी बात? हाँ, कॉमन मार्केट बनाया जाता है, साझा बाजार, मॉनेटरी यूनियन बनाई जाती है, मौद्रिक संघ। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरह की डेवलपमेंट होती है क्षेत्रीयकरण में। जब ये सारी प्रक्रिया को आप फॉलो करने लगेंगे, तब माना जाएगा कि अब एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाएं दूर दराज के देशों के साथ भी एकीकृत होने के लिए तैयार है। यहाँ पर क्षेत्रीयकरण में एक क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्थाएं आपस में यूनिफाइड होने लगती है। समझ रहे हो मेरी बात? भूमंडलीकरण में दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं। आप बताओ, भारत वैश्विक नक्शे पर जहां अवस्थित है, उस क्षेत्र को किस नाम से जानेंगे? दक्षिण एशिया, साउथ एशिया। साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे पॉपुलर संगठन कौन है? सार्क। सार्क की क्या हैसियत है? सार्क की क्या उपलब्धियां है? कोई उपलब्धि नहीं है। रीजनल कोऑपरेशन को स्थापित करने के लिए संगठन गठित किया गया, और भारत और अड़ोस पड़ोस में कितना क्षेत्रीय सहयोग है सबको मालूम है। क्षेत्रीयकरण तो हम कर नहीं पाए। भूमंडलीकरण की बात करेंगे। पहली बात, मनोवृत्ति। भारत जैसे देशों में, अरे भाई, संस्थाएं किससे बनती है? लोगों से। हमारे देश में या हमारे जैसे देशों में जो उद्यमशीलता की डिग्री है वो जिस स्तर पे होनी चाहिए वो अभी आ नहीं पाई है, जिसको कहते हैं ना प्रोफेशनलिज्म, व्यवसायीकरण, व्यावसायिकता। अभी हम व्यावसायिकता के उच्च मानकों को पूर्ण करने में विफल हैं। पहली बात तो ये टेंडेंसी की बात हुई। अब आ जाइए संस्थाओं पर।
संस्थाएं, आप देखेंगे हमारी संस्थाओं में समानता व समावेशिता का अभाव है। पढ़ चुके हैं ना इसके बारे में। हमारी संस्थाएं बहुत ज़्यादा जवाबदेही की चिंता नहीं करती, जवाबदेही की चिंता नहीं करती। संस्थाओं की अप्रभाविकता के पीछे ये बहुत बड़ी वजह है। मूलभूत अवसंरचना का अभाव, मूलभूत अवसंरचना का अभाव। आईसीटी का अपर्याप्त अनुप्रयोग। आईसीटी समझ रहे हैं? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी। संस्थाओं में कार्यरत लोगों के अंदर उद्यमी मानसिकता का अभाव, उद्यमी मानसिकता का अभाव इत्यादि। अब बताइए, इन विसंगतियों के साथ कोई भी संस्था पर्याप्त परिणाम दे पाएगी? ये बात न सिर्फ आर्थिक संस्थाएं बल्कि हर प्रकार की संस्थाओं पर लागू होता है ना। और जब सिविल सेवाओं में आप सुधार करेंगे, यही आपकी कोशिश होगी ना कि विशेषज्ञता का समावेशन हो, सिविल सेवा के क्षेत्र में समावेशिता को बढ़ावा मिले, पारदर्शिता व जवाबदेही को तवज्जो दिया जाए, तमाम चीज। उम्मीद करता हूं आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, आसानी से आप लिख सकते हैं। कोई और क्वेश्चन? हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये अब ये पॉलिटिकल साइंस के टीचर से पूछेंगे, इतिहास का प्रश्न है ये इतिहास वाले सर से पूछिएगा। गोलमेज सम्मेलन पूछ रहे हैं क्या होता है? वन नेशन, नहीं आप पूछ नहीं पा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पूछना चाहते हैं क्या? हाँ, क्या? वो तो एक देश एक चुनाव चर्चा में है ना, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वन नेशन वन लेजिस्लेचर की जो बात आप कर रहे हैं, वन नेशन वन लेजिस्लेचर, ये संघीय व्यवस्था में पॉसिबल नहीं है, एकात्मक व्यवस्था में पॉसिबल है। ये एकात्मक व्यवस्था में, जैसे ब्रिटेन में पूरे देश में एक ही लेजिस्लेचर है जिसको हम सेंट्रल लेजिस्लेचर बोलते हैं, ब्रिटिश संसद। भारत जैसे संघीय ढांचे में कैसे मुमकिन है इसमें लाने की? हाँ, अगर कोई कह रहा है कि भारत में हम वन नेशन वन लेजिस्लेचर लाएंगे तो ऑनलाइन में क्या लाने की? अरे भाई, किस कंटेक्स्ट में वो कहे हैं, जरा वो कंटेक्स्ट बताइए। हट, ये कहां से किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हो? ये बेसिकली, हाँ, ये तो संरेखीकरण की बात हुई ना, संरेखीकरण की बात हुई। विधायी एकता कहो ना, विधायी समानता। अब ये क्या वन नेशन वन लेजिस्लेचर? हाँ, आर्टिकल में तो बेवकूफों की कमी है मीडिया में, भरे पड़े हैं। हाँ, है ना, इसको बेसिकली कहते हैं लीनियर लेजिस्लेटिव सिस्टम। समझ रहे हैं मेरी बात? समरेखी विधायी व्यवस्था। समरेखी विधायी व्यवस्था का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए देश के विधायी तंत्र के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऐसा पोर्टल उपलब्ध होगा, ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध होगा, जहां केंद्रीय संसद के साथ साथ सभी राज्य विधानसभाओं और जो प्लेन नॉन प्लेन यूटीज हैं, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, उनकी विधायिका से संबंधित भी सारी सूचनाएं उपलब्ध होंगी। हाँ, ठीक है। और कुछ? अब तो आप क्लास पे आ जाएं। हाँ, डाउट सेशन लंबा चला आपका।
आप जरा याद दिलाइए कल कहां तक डिस्कस किए थे। अब आपका क्वेश्चन बाद में ये है, एक क्वेश्चन है साधारण विधियों तथा संवैधानिक विधियों में क्या अंतर है। रुक जाओ भाई, जब डाउट ही ले रहे हैं तो कैसे किसी का डाउट छोड़ दें जब सबका लिया तो। देखिए, साधारण विधि वर्सेस संवैधानिक विधि, ध्यान रखिएगा, विधायिका के द्वारा निर्मित, विधायिका के द्वारा निर्मित वह विधि जिसे संविधान का हिस्सा नहीं बनाया जाए, यानी जो संविधान में शामिल न हो। विधायिका समझ रहे हैं, लॉ मेकिंग बॉडी, यानी केंद्र के स्तर पे संसद, राज्य के स्तर पे विधानमंडल। तो विधायिका द्वारा निर्मित वह विधि जो संविधान से सुसंगत तो होगी किंतु संविधान में शामिल नहीं होगी, इसे क्या बोलेंगे, साधारण विधि। क्लियर है ये बात। दूसरी बात, साधारण विधि का सृजन साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत यानी सदन में उपस्थित तथा मतदान में शामिल हो रहे सदस्यों की कुल संख्या का आधे से अधिक। क्लियर है बात। अब जैसे राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 245 है ना, और राज्यसभा की कार्यवाही के लिए कोरम कितने का बनता है, 1/10। तो अगर 25 सदस्य भी बैठे हैं तो कार्यवाही चलेगी, और 25 का आधे से अधिक कितना हो जाएगा, 13। तो 13 की बहुमत भी साधारण बहुमत हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात। तो बड़ा सिंपल है ये। तीसरी बात, अब हमारे यहाँ दोहरे स्तर पे विधायिका की व्यवस्था है ना, दोहरे स्तर पे केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका को भारत की संसद कहते हैं, राज्य विधायिका को राज्य विधानमंडल कहते हैं। ठीक। साधारण विधियों का सृजन सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी केंद्रीय विधायिका और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कर सकते हैं। क्लियर है, दोनों कर सकते हैं। अब देखिए, संवैधानिक विधि किसे कहते हैं, वह विधि जिसका सृजन अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार हो। अब उसमें बेसिकली विशेष बहुमत की बात की गई है, यानी सबसे पहले सदन में उपस्थित तथा मतदान में शामिल हो रहे सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम 2/3, और शर्त यह 2/3 का आंकड़ा सदन के पूर्ण बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत संतुष्ट होगी, सेटिस्फाई होगी। दूसरी बात, संवैधानिक विधि संविधान का हिस्सा बन जाती है। समझ रहे मेरी बात, संविधान का हिस्सा। संवैधानिक विधि के निर्माण करने की जो प्रक्रिया है इसी को बोलते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्लस संवैधानिक विधि का सृजन केवल व केवल संसद करेगी, राज्य विधानमंडल नहीं। क्लियर है ये बात। चलिए, आपके प्रश्न का जवाब भी उम्मीद करता हूं मिल गया। अच्छा, तानाशाही पर आधारित मार्क्सवादी लोकतंत्र। तो आगे बढ़ूं, तानाशाही पर आधारित मार्क्सवादी लोकतंत्र। देखिए,
प्रश्न ठीक से नहीं कर पाए हैं ये, इनको करना चाहिए था कि मार्क्सवादी लोकतंत्र के अंतर्गत सर्वहारा की तानाशाही का क्या मतलब है, ये प्रश्न होना चाहिए था। पर ठीक है, मैं इनकी भावनाओं को समझ गया। वही है ना। सर्वहारा की तानाशाही, तानाशाही, इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट, देखिए, सर्वहारा की तानाशाही की जो अवधारणा है, ये बेसिकली मार्क्सवाद के अंदर प्रकट की गई है। किसके अंदर? मार्क्सवाद के अंदर, मार्क्सिज्म के अंदर। मार्क्सवाद के अंदर प्रकट की गई। देखिए, मार्क्सवाद बेसिकली पूंजीवाद की आलोचना पर आधारित है। तो मार्क्सवादी दर्शन की शुरुआत ही आप पाएंगे पूंजीवाद की आलोचना से। आपको बताऊं, मार्क्सवाद का यह मानना है कि पूंजीवादी समाज आवश्यक रूप से वर्ग विभाजित समाज है। कैसा है? वर्ग विभाजित समाज है, और यह दो वर्गों में विभक्त है, दो वर्गों में विभाजित है। कौन कौन सा वर्ग? बुर्जुआ तथा सर्वहारा। बुर्जुआ तथा सर्वहारा। बुर्जुआ साधन संपन्न है, सर्वहारा, हाँ, गुर्बत का जीवन जी रहा है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, तमाम तरह की समस्याओं से ग्रस्त है। ठीक है। बुर्जुआ मतलब समझ लीजिए पूंजीपति, संपन्न, धनाढ्य। और सर्वहारा मतलब किसान, मजदूर, श्रमिक, बेसहारा, इस टाइप के लोग। अब कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी समाज में जो बुर्जुआ है, राज्य की सारी संस्थाओं पर इसी का नियंत्रण है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थतंत्र पे नियंत्रण है। अर्थतंत्र पे नियंत्रण है यानी अर्थव्यवस्था पे। और वो कहता है कि समाज के जिस वर्ग का अर्थतंत्र पे नियंत्रण होगा, समझ लीजिए जीवन से जुड़े हर क्षेत्र पर, हर मामले पर उसी का नियंत्रण होगा। जैसे राजनीतिक मामला हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, सब पे। अब जो बुर्जुआ है, ये शासन प्रणाली के माध्यम से सर्वहारा के साथ एक षड्यंत्र करता है। षड्यंत्र क्या कहता है? चलो जन सहभागिता आधारित शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं। नाम क्या दिया? उदार लोकतंत्र। यानी एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, निष्पक्षता, इन सब का ख्याल रखा जाएगा। और इस शासन प्रणाली में राजा रानी का शासन नहीं होगा, जनता का शासन होगा, जनता का। और फिर ये क्या कहते हैं सर्वहारा से? कि तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम सब आम जनता हैं। राजा और राजघराने तो ये हुआ करते थे, अब आम जनता का शासन है। सर्वहारा बेवकूफ़ बन जाता है। हाँ भैया, ये तो आम जनता का शासन है, हमारा शासन है। लेकिन हमारे शासन में हमारी भूमिका कहाँ तक सीमित होती है? नारा लगाने तक, मत डालने तक, और कभी कभी जलील होकर सेल्फी लेने तक, यहीं तक भूमिका रहती है। हुकूमत में कौन होगा? बुर्जुआ। बुर्जुआ का मतलब अभिजन, अभिजन, एलीट, एलीट। अब एलीट चाहे कांग्रेस में हो तो सत्ता के दौरान वो शासन में रहेगा, और अगर कांग्रेस सत्ता से गई तो भाजपा में भी नागरिक उड्डयन मंत्री बनेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि सत्ता में हमेशा अभिजन होगा, एलीट होगा, विशिष्ट वर्ग का होगा। ये नहीं होंगे
बट ये भ्रम में रहते हैं कि हमारी सरकार है, हमारे लिए काम कर रही है। नेता चुनाव के समय आएगा कि 4 रुपया किलो चावल, 3 रुपया किलो दिल्ली, दिल्ली नहीं दाल ये आपका अधिकार है, आपकी सरकार है, कोई और आपको नहीं दे रहा है। आप स्वयं को स्वयं से हासिल कर रहे हैं या स्वयं को स्वयं से ही दिला रहे हैं। जनता ही मालिक है, इस तरह की बातें होगी। अब जनता इसी में खुश है, सर्वहारा इसी में खुश है कि लोकतंत्र में हम मालिक हैं। कई दारू पी के नारे लगाते घूम जाएंगे, बाबा साहब का संविधान देखो हमें मालिक बना दिया लेकिन कार्ल मार्क्स इन बहकावे भरे दावों के शिकार में आने वाला नहीं था। मार्क्स ने कहा ये पूंजीपति जो है ना, उदारवादी पूंजीवादी, ये बहुसंख्यकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कह रहे हैं कि आम जनता की सत्ता है। कैसे आम जनता की सत्ता है? शासन की सारी संस्थाओं में, सारे सर्वोच्च पदों पर तुम बैठे हुए हो, तुमसे पहले तुम्हारे बाप दादे बैठे हुआ करते थे, और ये आज भी अंडर रिप्रेजेंटेशन के शिकार हैं, अल्प प्रतिनिधित्व के शिकार हैं, और कह रहे हो कि नहीं हम सबकी सरकार है। बेवकूफ मत बनाओ, हम सबकी नहीं है, तुम्हारी है। समझ रहे मेरी बात? हम सबकी नहीं है। मार्क्स की दृष्टि तीक्ष्ण है। यह मार्क्स इस गलती को पकड़ लेता है। वो कहता है कि अच्छा, लोकतंत्र मतलब जन सहभागिता का शासन, जनता का शासन। वैसा है, लोकतंत्र जनता का शासन तभी सही रूप में हो पाएगा जब शासन सत्ता में सर्वहारा वर्ग के लोग बैठेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी संख्या मुट्ठी भर है, इनकी संख्या भारी भर कम है। हाँ, बड़ी संख्या है। तो अगर जन सहभागिता आधारित शासन ही लोकतंत्र है, तो बताइए बुर्जुआ सहभागिता बेहतर लोकतंत्र होगी कि सर्वहारा सहभागिता? मार्क्स यही तो चाहता है कि सत्ता में सर्वहारा बना रहे, और एक बार सत्ता में आ जाए तो सत्ता बुर्जुआ के पास ना जाए, यानी हमेशा सत्ता आम जनता के पास रहे। इसी लोकतंत्र की तो वो बात कर रहा है। और वो कहता है कि एक बार जब सर्वहारा सत्ता में आ जाए तो जो भी इसकी सत्ता को चुनौती दे उसे नेस्तनाबूद कर दो। क्योंकि अगर तुमसे तुम्हारी सत्ता गई तो फिर तुम पर ये मुट्ठी भर बुर्जुआ हुकूमत करेंगे। अब तक तुम्हारा शोषण करते आए हैं, आगे भी शोषण होगा। तो भविष्य में किसी शोषण से तुम बचना चाहते हो तो एक बार कुर्सी मिली, कुर्सी के साथ चिपक जाओ। इसी को कहा गया सर्वहारा की तानाशाही। और मार्क्स की भाषा में यही सच्चा लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र जन सहभागिता आधारित शासन व्यवस्था है तो बुर्जुआ सहभागिता की तुलना में सर्वहारा सहभागिता सदैव ही श्रेष्ठ होगी। ये बात समझ में आई? दैट्स द पॉइंट। और कोई क्वेश्चन है? मतलब आज मुझे तुम लोग पढ़ाने नहीं दो। खैर, ये भी पढ़ाई का हिस्सा है। देखिए, अगर ये सब ना हो तो समझ लीजिए कि पढ़ाई का आपने मशीनी तरीका अपना लिया। हाँ, कोई मतलब नहीं है। क्लास में बहस होनी चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, और मुझे तब बड़ी खुशी मिलेगी जब मेरे ही द्वारा पढ़ाए हुए टॉपिक में आप ऐसे सवाल करें कि मैं बिल्कुल किम कर्तव्य विमूढ़ता की अवस्था में आ जाऊं, असमंजस, एम्बैरेसिंग सिचुएशन। तब मुझे महसूस होगा ये हमने जो भी किया शानदार किया। भारत में लेटरल एंट्री किस सीमा तक उचित है और यह संवैधानिक है या नहीं? देखो जी, अब तक जो व्यवस्था चली आ रही है ना, सिविल सेवा की, अगर हम उसके तय मानकों के अनुसार काम नहीं करेंगे, ये तो कहेंगे कि वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप नहीं है या लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, लैटरल एंट्री के माध्यम से भी जो रिक्रूटमेंट होती है वो भी यूपीएससी के सौजन्य से ही होती है। संभव है यूपीएससी उसके लिए सामान्य परीक्षा आयोजित न करे जैसा आमतौर पर सिविल सेवा के लिए करता है, लेकिन इंटरव्यू तो इनवाइट किए ही जाते हैं, साक्षात्कार कार्यक्रम। और आप उस आदमी से, उस व्यक्ति से क्या ही लिखित परीक्षा या ऑब्जेक्टिव परीक्षा लेंगे जो अपने जीवन का 45-50 वर्ष किसी विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करते हुए अपनी विशिष्टताओं के लिए अब तक जाना जाता रहा है। जाहिर सी बात है, उसके लिए जो भी परीक्षा प्रणाली आयोजित किया जाएगी सामान्य परीक्षा प्रणाली से भिन्न होगी। दूसरी बात, ऐसा तो है नहीं
कि उनको सर्विस में ले रहे हैं तो जैसे नॉर्मल सिविल सर्वेंट्स को सर्विस में लिया जाता है कि वो एक समय पर ज्वाइन करते हैं और टिल द रिटायरमेंट वो बने रहते हैं, ये वाले पैरामीटर्स इस पर लागू नहीं होंगे। हाँ, लेकिन अगर स्थापित व्यवस्था में लेटरल एंट्री के माध्यम से पदाधिकारियों को अगर आप ससंजित कर रहे हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं, समावेशित कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें कुछ भी गैर वैधानिक नहीं हो सकता है। स्थापित व्यवस्था में किसी को शामिल करना उस व्यवस्था का ही हिस्सा माना जाएगा। तो अगर व्यवस्था वैधानिक है, व्यवस्था कानूनी है, व्यवस्था संविधान सम्मत है, तो उस व्यवस्था के अंदर किसी नए का प्रवेश या नए को अपनाया जाना भी संविधान सम्मत ही होगा। इस पर तो प्रश्न खड़ा करना ही बेकार है। हाँ, सवाल ये उठता है कि लेटरल एंट्री के माध्यम से जो ऑफिशियल्स आएंगे, क्या वो वर्तमान व्यवस्था के साथ तालमेल बना पाएंगे या वर्तमान व्यवस्था उन्हें डाइजेस्ट कर पाएगी? आमतौर पे देखेंगे इसको लेकर थोड़ी सी अभिवृत्ति मूलक समस्या आएगी, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम। एटीट्यूडनल प्रॉब्लम। अब एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर वो व्यक्ति है जो प्रशासन में पिछले 35 से 40 साल तक काम कर चुका है, फील्ड में, स्थापित व्यवस्था के अंदर एडीएम रहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा, डिविजनल कमिश्नर रहा, निदेशालय में गया, राज्य सचिवालय में गया, इस तरीके से फिर केंद्रीय सचिवालय में आया, और मान लीजिए वो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाकर आया है, तो 5 साल तक तो रहेगा ना। और आप लेटरल एंट्री से आए हैं, लेटरल एंट्री से हैं आप विशेषज्ञ, लेकिन स्वयं आपका भी मन, आपका भी दिल यह अलाउ नहीं करेगा, यस आई एम अ टिपिकल सिविल सर्वेंट। कभी मन करेगा आपका कहने को? नहीं। आपके मन में खुद ब खुद इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स रहेगा और उसके अंदर एक सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स होगी, क्योंकि वो एक इसके लिए तय व्यवस्था का अनुसरण करते हुए आया है। सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किया है, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट दिया है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, फिर लिखित परीक्षा, फिर साक्षात्कार, ट्रेनिंग लिया, फिर आया। थोड़ी सी विसंगति तो रहेगी, लेकिन यह भी सत्य है कि चाहे उन्हें कितना भी एक्सपोजर हो, लेटरल एंट्री तो बेसिकली स्पेशलाइजेशन की बुनियाद पे की जा रही है ना। तो जब उस स्पेसिफिक फील्ड की बात होगी तो वहां पर जनरलिस्ट को भी, मतलब सामान्य सिविल सेवक को भी इसे ध्यान से सुनना पड़ेगा। हाँ, सचिवालय व्यवस्था के अंदर जो अस्थाई सचिवालय सेवा के सदस्य हैं, वो तो ये टेन्योर सिस्टम के तहत भी जो अधिकारी आते हैं ना, शुरुआत में उनके साथ भी जल्दी सटते नहीं है वो। अच्छा, आए हैं, चले जाएंगे 3-4 साल में। हाँ, लेकिन लगा कि नहीं ये तो बड़ा प्रभावी है, स्टेट कार्डर में इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, तब थोड़ा भाव देते हैं सब। दिक्कत तो एडजस्टमेंट में इन्हें भी होती है, तो लेटरल एंट्री वालों को भी थोड़ी हो गई तो क्या बिगड़ गया? तो सारा खेल किस पर डिपेंड करता है? मानसिकता। तो ऐसा नहीं है कि लेटरल एंट्री के माध्यम से आप किसी को ले रहे हैं तो उसी को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। जो पहले से आपके पास स्टाफ एजेंसी है, बीच बीच में उसको भी ट्रेनिंग दीजिए कि जो आ रहे हैं मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, यहीं से हैं और तुम्हारे बॉस हैं, इज्जत से पेश आओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारा खेल प्रशिक्षण का है। हाँ, इसमें गैर वैधानिक जैसा या असंवैधानिक जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? व्हाट इज सरप्लस वैल्यू? हाँ, मतलब पॉलिटिकल साइंस के सारे क्वेश्चन मुझसे ही पूछ डालेंगे। ये भी मार्क्सवाद से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना? आपको पूरा पूछना चाहिए था। सरप्लस वैल्यू थ्योरी, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब ये भी, हालांकि देखो, सिद्धांत में उन्हें जो बकना था बक दिया, हमारे ऊपर पूरा, मतलब पूरा डिपेंड करता है कि हम उसकी समीक्षा कैसे करें, है ना? देखो जी, अब यहाँ पर थोड़ा मार्क्सवादी इसको संकीर्ण आधार पे जस्टिफाई करते हैं, जिससे आप सहमत नहीं होंगे। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब देखो जी, ये उद्योग है, कोई इंडस्ट्रियल सेटअप है। इस इंडस्ट्रियल सेटअप में दो तरह के लोग मिलेंगे आपको, एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक। श्रमिक, ठीक। अब उद्योग में क्या होगा? कच्चा माल तैयार माल में कन्वर्ट किया जाएगा, क्लियर है?
कच्चा माल तैयार माल में परिवर्तित होगा। तैयार माल में, अच्छा बताइए, आप जाएंगे सब्जी की दुकान पर, आलू खरीदेंगे, मुझे लगता है 2 रुपये में एक आलू मिल ही जाएगी, 5 रुपये में मिल जाएगी। हाँ ठीक है। एक आलू में आप इतना चिप्स बना सकते हैं कि कम से कम 15 रुपये में बेच सके। मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? नहीं सहमत हैं? 10 रुपये में बेच सकते हैं, 5 रुपये लागत लगी, 5 मुनाफा। ठीक, इतना देखो जी, ये तो बिल्कुल मतलब अर्थव्यवस्था का बिल्कुल सामान्य सिद्धांत है, सामान्य सिद्धांत है। किसी ने पूछा है अच्छा हाँ, इनको भी ऑन रखिए ताकि इन पर भी मेरी नज़र रहे। अब मान लीजिए कच्चा माल x है, तैयार माल y है, तो y माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ? सरप्लस वैल्यू। अब देखो, मार्क्सवादी यहीं पर खेल करते हैं, मतलब आरोप लगाते हैं पूंजीवादियों पर। मार्क्सवादी कहते हैं कि कच्चा माल तैयार माल में तभी कन्वर्ट होगा जब इसके ऊपर श्रमिक का श्रम लगेगा। मेरी बात समझ रहे हो? श्रमिक का श्रम। श्रमिक का श्रम लगा, तैयार माल हो गया। तैयार माल होते ही इसकी वैल्यू क्या हुई? कच्चे माल से बढ़ गई। तो ये जो सरप्लस वैल्यू है, मान लो सरप्लस वैल्यू क्या है? ये रहा आलू की कीमत वाई कितना? हाँ, मतलब नहीं, एक्स तैयार माल, अच्छा हमने उल्टा कर दिया क्या? उल्टा कर दिया। हाँ, आप वाई माइनस एक्स कर लीजिए। हाँ, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। एक्स कच्चा माल है, वाई तैयार माल है। यहाँ जो आया ये सरप्लस वैल्यू है, माना कि ये सरप्लस वैल्यू जेड है। अब मार्क्सवादी यहाँ क्या कहते हैं? सर आप ऑनलाइन वाले की तो इज्जत नहीं करते हैं, आप हमारे डाउट ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब हमारे लिए एक समान हैं। आप डाउट पूछे तो सही। देखिए, हम तो वो भी डाउट ले लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए। आप बताओ, सरप्लस वैल्यू थ्योरी डिस्कस करने की क्या जरूरत है यहाँ? लेकिन मेरा मानना है कि अगर स्टूडेंट पूछ रहा है, ये उसकी उत्सुकता का हिस्सा है, उसे पूरा अधिकार है अपने टीचर्स के सामने अपनी उत्सुकता जाहिर करने का। और अगर मर्यादा के दायरे में रहते हुए पूछ रहा है, एक शिक्षक का धर्म बनता है कि हम उसकी उत्सुकता को, हाँ, ध्यान रखें। हाँ, और वैसी तो कोई उत्सुकता दिखाई नहीं कि मेरे लिए तारे तोड़ के ला दो। सवाल है भाई। किड। अब देखो मार्क्सवादी क्या कहते हैं? मार्क्सवादी कहते हैं ये जो अतिरिक्त मूल्य है, मतलब मुनाफा, अतिरिक्त मूल्य मतलब मुनाफा, ये मुनाफा किसकी वजह से हुआ? लेकिन पूंजीपति इस मुनाफे को हड़प लेता है, कहता है ये मेरा क्या है? प्रॉफिट है। कैसे तुम्हारा प्रॉफिट है? तुम इसे जो पेमेंट करना होता है करते हो, मेहनत आना देते हो, लेकिन इसकी मेहनत का पूरा लाभ खुद हड़प जाते हो। क्योंकि कच्चा माल अगर तैयार माल में कन्वर्ट हुआ तो कैसे कन्वर्ट हुआ? श्रमिकों के श्रम की वजह से। इसका मतलब कि कच्चे माल से तैयार माल अगर अधिक महंगा हुआ है, उसकी कीमत बढ़ी है, तो कीमत बढ़ाने में किसकी भूमिका है? श्रमिकों के श्रम। तो तुम तो श्रमिकों के श्रम की चोरी कर रहे हो। ये पूंजीपतियों पर आरोप लगाते हैं। हालांकि ये आरोप पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। केवल श्रमिकों के श्रम से ही मूल्य की वृद्धि नहीं होती। पूंजीपति ने इसमें निवेश किया है, पूंजी लगाई है, अपनी उद्यमशीलता अप्लाई किया है, प्रबंधकीय कौशल अप्लाई किया है, उसे भी तो ध्यान रखना होगा। लेकिन मार्क्सवाद तो मार्क्सवाद है, एक तरफा तौर पे पूंजीवाद की आलोचना। समझ गए? सरप्लस वैल्यू थ्योरी यही है। और आ गए हैं, देखते हैं क्या चीज़। अच्छा, ये बंद नहीं होगा। इनका क्वेश्चन है रियर टू रियरेस्ट थ्योरी क्या होता है?
ये मुझे भी नहीं मालूम। ये रियर टू रियरेस्ट क्या है? हाँ, नहीं, आई डोंट नो, आई एम सॉरी। आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर? इकोनॉमिक्स में आता है तो इकोनॉमिक्स वाले सर से पूछिएगा ना। हद हो गई, मतलब कुछ भी पूछेंगे। हाँ। फ्लावर समझ रखा है। हाँ, इनका क्वेश्चन है कि नियोजन के नेहरूवादी तथा गांधीवादी परिप्रेक्ष्य की तुलनात्मक व्याख्या करते हुए यह बताएं कि क्या वर्तमान में भारतीय शासन के अंतर्गत नियोजन अप्रासंगिक हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसकी फॉर्मेटिंग बता देता हूं। कई लोगों ने लिखा है लेकिन गड़बड़ियां की है उसमें। तो मैं इसकी ड्राफ्टिंग कर देता हूं। एक मसौदा क्या होगा, उसके अंदर कंटेंट आपके पास पर्याप्त है, आप लिख ले जाएंगे। ठीक है। विशाल कह रहे हैं कि आप देखते कहाँ जो पूछो। चलो अभी देख रहा हूँ, पूछो। एक्चुअली आपके इतने मैसेज आते हैं ना कि विद इन सेकेंड वो स्क्रॉल अप हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। अब बताइए, मैं व्याख्यान दूं कि उसी पे नजर गड़ाए रखूं? हाँ, बट कई बार लिखिए, नजर पड़ ही जाएगी। और वैसे भी यहाँ से भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके भी तो कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ। अब पिंकी कह रही हैं कि ऑप्शनल की क्लास हो गई है, तो ये ऑप्शनल की क्लास नहीं है। सामान्य अध्ययन के विद्यार्थी अगर उच्च क्षमता वाले होंगे तो ऐसे प्रश्न निकल कर आएंगे। समझ रहे मेरी बात? जनरल स्टडीज़ में आप उदारवाद और समाजवाद पढ़ रहे हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि क्लास में पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, थोड़ा सा नारीवाद भी जान लें, थोड़ा सा बहुसंस्कृतिवाद भी जान लें। समझ रहे मेरी बात? हाँ, थोड़ा सा अभिजनवाद भी जान लें। अब आप बहुसंस्कृतिवाद और बहुलवाद नहीं जानेंगे, आप ही बताइए, अनुच्छेद 13 की व्याख्या कर पाएंगे? और अनुच्छेद 13 की व्याख्या नहीं कर पाएंगे तो जिंदगी में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। आप चिल्लाते रहिए कि 44 यूसीसी की बात करता है, 44 में यूसीसी के नाम पे समझ लो 10% भी नहीं है। सारा खेल तो यहाँ से होता है, 13 से। 13 परंतु 3, बस एक स्टेटमेंट है, वायक्तिक विधियाँ अनुच्छेद 13 परंतु 3 के अंतर्गत विधि की श्रेणी में नहीं आएंगी। यहीं से रास्ता खुल गया कि वाई देयर शुड नॉट बी यूनिफॉर्मिटी इन सिविल लॉ इन इंडिया। भारत में नागरिक कानूनों के संदर्भ में समरूपता क्यों नहीं होनी चाहिए? आप क्या करते हैं, रट्टू तोतेबाजी करेंगे। अनुच्छेद 44 कहता है राज्य को समान नागरिक संहिता लानी चाहिए, और फिर सारा विमर्श, सारा बहस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार तक जाकर पंक्चर हो जाता है। अरे, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का सीधे तौर पर इससे कोई लेना देना नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की भी बुनियाद बनाता है 13 परंतु 3। 29 और 30 की बुनियाद यहाँ से बनती है। संविधान और संविधान के प्रावधान किस पे आधारित हैं? भारत में व्याप्त परिस्थितियों पर आधारित हैं, भारत में व्याप्त सरकमस्टांसेस पर आधारित है। ऐसा थोड़ी है कि हमने संविधान के प्रावधान जोड़ लिए और फिर ढूंढा कि इसके अनुरूप व्यवस्था है कि नहीं भारत में, इसके अनुरूप भारत की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है कि नहीं, अगर नहीं है तो बना दो। ऐसा है क्या? पहले आकलन किया गया सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी है, फिर इस व्यवस्था को सुगमता से संचालित करने के लिए कैसी संवैधानिक योजना व राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, ये तय किया गया ना। सीधी सी बात है। खैर, क्वेश्चन है, नियोजन के नेहरूवादी तथा गांधीवादी परिप्रेक्ष्य की तुलनात्मक व्याख्या करते हुए यह बताएं कि क्या वर्तमान में भारतीय शासन के अंतर्गत नियोजन अप्रासंगिक हो चुका है। ध्यान रखिएगा, देखने से प्रश्न ऐसा प्रतीत होता है इसके उत्तर की शुरुआत कंपैरेटिव एनालिसिस से कर दी जाए। नियोजन का नेहरूवादी परिप्रेक्ष्य, और ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जब प्रश्न का आखिरी लाइन पढ़ते हैं इसमें बताया गया है कि क्या वर्तमान में भारतीय शासन के अंतर्गत नियोजन अप्रासंगिक हो चुका है। इसका मतलब
किसी व्यवस्था की प्रासंगिकता व अप्रासंगिकता पे बहस तभी होती है जब उस व्यवस्था के उद्देश्यों पर चर्चा हो। आपको शुरुआत में बताना पड़ेगा कि भारत में नियोजन का क्या मतलब है, या सामान्य भाषा में व्हाट इज मीन्ड बाय प्लानिंग, नियोजन का अभिप्राय क्या है। और फिर बताएंगे कि भारत में नियोजन का क्या उद्देश्य रखा गया। शुरुआत में जब हमारे यहाँ नियोजन शुरू हुआ नेहरू जी की सरकार के दौर में, तो नियोजन होता क्या है और नियोजन का उद्देश्य क्या है, ये दो चीजें आपको पहले पार्ट में बतानी है। समझ रहे हैं मेरी बात? यहां से आप उत्तर शुरू करेंगे। उत्तर का कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे, है ना, 3 भाग। तो जो प्रथम भाग होगा, प्रथम भाग, प्रथम भाग में आप क्या करेंगे, 2 बातों को उल्लेखित करेंगे। मैं पॉइंट वाइज लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। आप लिखते समय पॉइंट नहीं लिखेंगे, ये आपको बताने के लिए कि फर्स्ट पार्ट में वस्तुतः 2 बातें आपको लिखनी है। पहला, नियोजन का अभिप्राय। आप बता सकते हैं ना नियोजन किसे कहते हैं? गुड, नियोजन का अभिप्राय। दूसरे भाग में क्या बताएंगे? हाँ, भारत में नियोजन की शुरुआत तथा उद्देश्य बताएंगे ना कि पंडित नेहरू की सरकार में हमारे यहाँ नियोजन की शुरुआत हुई अमुक अमुक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए। कौन से उद्देश्य थे? अरे भारत में मूलभूत आर्थिक और संरचना का विकास, खाद्य सुरक्षा वगैरह वगैरह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपका पहला भाग हुआ। पहले भाग में 2 ही बातें लिखनी है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब जाहिर सी बात है, इसको लिखते लिखते 50-60 शब्द हो जाएंगे कि नहीं आपके? गुड। द्वितीय भाग, द्वितीय भाग, द्वितीय भाग में आप सीधे लिखेंगे गांधीवादी नियोजन बनाम नेहरूवादी नियोजन। गांधीवादी नियोजन बनाम नेहरूवादी नियोजन। नेहरूवादी नियोजन। अब देखिए, क्या ये वर्तमान में प्रासंगिक है? इसी बात को आपको कंक्लूडिंग पार्ट के रूप में लिखना है। आप इसे चाहे कंक्लूजन मान लीजिए या फिर वर्तमान प्रासंगिकता। तो जब गांधीवादी और नेहरूवादी नियोजन के बारे में लिख लेंगे, तो जाहिर सी बात है इसको लगभग आप 100-125 शब्दों में लिख सकते हैं ना भाई। 6-7 पॉइंट तो आप डाल ही सकते हैं, और कोई भी पॉइंट 10 शब्द से कम का नहीं होगा, 10-15 शब्द का होगा। मैंने कुल मिलाकर 100 वर्ड्स में, 100-125 वर्ड्स में आप इसे लिख सकते हैं। और जो तीसरा भाग होगा, आखिरी भाग, इसमें ये कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड करेंगे। अच्छा, एक बात और, तीसरे भाग में आने पर शुरुआत में आपको लिखना होगा राव मनमोहन मॉडल के बारे में। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, राव मनमोहन मॉडल। और राव मनमोहन मॉडल से लेकर आपको चलना होगा नीति आयोग तक। समझ रहे हैं मेरी बात? नीति आयोग, ताकि आप बता सके कि नियोजन अभी भी संस्थागत रूप से जारी है, नियोजन की दिशा बदली है, केवल तौर तरीका बदला है। और बताएंगे, इसी की कंटिन्यूटी में आप लिखेंगे कि भारत के लिए नियोजन आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि प्रारंभ से ही नियोजन के माध्यम से हमने जिन जिन उद्देश्यों को साधने का प्रयास किया, अभी भी तमाम उद्देश्य साधने को बचे हुए हैं। क्या हमने पूरी तरह से पॉवर्टी एलिविएशन कर लिया, गरीबी निवारण कर लिया? नहीं। तो गरीबी निवारण के लिए भी प्लानिंग चाहिए। क्या हमने बेरोजगारी निवारण कर लिया? नहीं। तो बेरोजगारी कम करने के लिए नियोजन की आवश्यकता है। आर्थिक विकास जिस स्तर पे होना चाहिए, क्या हमने उस स्तर पे आर्थिक विकास कर लिया? नहीं। तो नियोजन की जरूरत है। क्या जनता का हर एक हिस्सा मूलभूत जरूरतों को पूर्ण करने में स्वयं से सक्षम है? नहीं। तो नियोजन की जरूरत है। तो जब तक नियोजन की जरूरत होगी, तब तक हिंदुस्तान के लिए नियोजन की प्रासंगिकता बनी रहेगी। स्वरूप बदल सकता है।
अब ये बात समझ में आई, लिख ले जाएंगे इसका उत्तर। गुड। आपका तो मुझे लगता है कि डाउट सेशन किसी दिन 6-7 घंटे का रखना चाहिए। अब किसी ने पूछा कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हे भगवान। चलो, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है ना। बता दें, आप बेवजह का समय बर्बाद होगा, क्लास के बाहर मुझसे पूछ लीजिएगा। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझाऊंगा तो 40-45 मिनट लग जाएगा। डाइलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म, है ना, थेसिस, एंटाइथेसिस, सिंथेसिस, आप पढ़ते हैं ना इसको। हालांकि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सीधा मतलब है कि इस जगत में, ध्यान दो, मैं ऐसे बता दे रहा हूं थोड़ा सा अनौपचारिक रूप से, विधिवत रूप से नहीं बताऊंगा, समय लग जाएगा और आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के विद्यार्थी हैं तब आप पॉलिटिकल थॉट पढ़ते समय इसे पढ़ते हैं, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ देखिए, क्या भारत की संसदीय प्रणाली में आध्यात्मिक प्रवृत्ति हावी हो रही है? केंद्र राज्य संबंधों के बदलते स्वरूप के आलोक में व्याख्या करें। आध्यात्मिक प्रवृत्ति, हाँ अब देखिए, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का मतलब हुआ, अच्छा पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बता लेने दो। क्या पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता दोनों शब्दों का अर्थ आज के समय में एक जैसा हो गया है? नहीं नहीं, एक जैसा नहीं हो गया है। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में मौलिक अंतर है, और वो अंतर हमारी राजनीतिक व्यवस्था में सदैव बना रहेगा। सैद्धांतिक रूप से तो बना रहेगा, व्यवहार में वोट बैंक पॉलिटिक्स का लाभ उठाने के लिए कोई ऐसा करे तो अलग बात है, लेकिन सिद्धांत में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय गणतंत्र में, भारतीय गणतंत्र में उदार लोकतंत्र के अलावे अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई अवयव है तो पंथ निरपेक्षता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में शुरुआत में ही आप एक्सप्रेशन पढ़ते होंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। इसका मतलब समझ रहे हैं? एक, और आगे से जब भी डाउट सेशन हो प्लीज आप कोशिश करेंगे कि केवल गवर्नेंस के ही क्वेश्चन पूछें, विषयांतर से बचें। हाँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, बात मत करिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए, हम भारत के लोग, भारत को, हम भारतवासियों ने क्या घोषित किया कि भारत को क्या बनाएंगे? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दो शब्दों को मैंने टिक आउट किया है। पहला शब्द क्या है? एक, और दूसरा, यानी भारत को हम गणराज्य बनाएंगे। गणराज्य, गणराज्य की अपनी विशेषताएं होती है, जानेंगे। बस अभी ये जान लीजिए कि भारत क्या है, भारत एक गणराज्य है। यही भारत की सैद्धांतिक पहचान है, राजनैतिक पहचान है। राजनैतिक रूप से भारत क्या है? एक। और भारतीय गणराज्य की विशेषताएं क्या है? भारतीय गणराज्य की क्या विशेषताएं हैं? भारतीय गणराज्य की, हमारा संविधान कहता है कि कुल 4 विशेषताएं हैं। पहली, ये विशेषता क्रमांक एक, आप कह सकते हैं पहला एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एक। दूसरा कौन सा है?
एडजेक्टिव 2, विशेषण 2। तीसरा थर्ड एडजेक्टिव क्या था? आराम से, कुर्सियों पर गुस्सा नहीं दिखाने का। फोर्थ एडजेक्टिव। और ये चारों विशेषण किसकी विशेषता बतला रहे हैं? तो विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए उस विशेष्य का नाम होता है संज्ञा या सर्वनाम, यही ना? हाँ, अब सर्वनाम की विशेषता एट्रीब्यूटिव अरेंजमेंट में आकर विशेषण नहीं बताते, प्रेडिकेटिव अरेंजमेंट में आकर बताते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे वह बड़ी खूबसूरत थी, किसकी विशेष खूबसूरत किसकी विशेषता बतला रहा है? वह, वह। और वो फेमिनिन है तो कोई महिला है, स्त्री है, उसका नाम नहीं, नाम के बदले में हमने वह का प्रयोग किया। समझ रहे मेरी बात? हाँ। क्या कभी ऐसा बोलेंगे खूबसूरत वह? नहीं। यानी सर्वनाम के साथ एट्रीब्यूटिव अरेंजमेंट में विशेषण का प्रयोग नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, गणराज्य एक संज्ञात्मक शब्द है, नेमिंग वर्ड है, नाउन है ये, ठीक है, संज्ञा है। तो भारत को राजनैतिक रूप से किस नाम से पहचानेंगे? गणराज्य, गणराज्य। अब देखो इस गणराज्य की विशेषताएं क्या है? लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मैं यूं ही इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, एक तो आपने सवाल पूछा है मुझसे, और दूसरा इसी पैटर्न पे आधारित यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित भारतीय गणराज्य की व्याख्या उसके विशेषणों सहित करें। इस टर्म का प्रयोग हुआ है। अगेन मैं कहूंगा, इसे मेरा शक्ति प्रदर्शन मत मानिएगा कि ये क्या विशेषण संज्ञा कर रहे हैं। ठीक है, शक्ति मतलब ज्ञान का प्रदर्शन, ऐसा नहीं है। अननेसेसरली ज्ञान की नुमाइश में मेरा मानना है कि विश्वास नहीं रखना चाहिए, और मैं खुद भी नहीं रखता। हाँ, लेकिन जहाँ आवश्यक हो वहाँ तो साझा करना ही चाहिए। तो देखो जी, मैं क्या आपसे बोला था कि पंथ निरपेक्षता लोकतंत्र के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय गणराज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि ये सामान्य व्याकरणीय सिद्धांत है कि किसी विशेष्य की, नाम रूपी विशेष्य की विशेषता बतलाने के लिए बहु विशेषणों का प्रयोग किया जाए, मल्टीपल एडजेक्टिव्स का, तो वह विशेषण जो नाम के सबसे समीप हो वही उसकी सबसे नज़दीकी विशेषता बतलाता है। तो भारतीय गणराज्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह लोकतंत्रात्मक है। और दूसरे नंबर पे अब एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पास एक तलवार है। अब यहां पर कोई विशेषण नहीं है, नहीं है ना? नहीं है। अब मैं बोलूं मेरे पास, हाँ बिल्कुल, एक धारदार तलवार है। विशेषण लग गया कि नहीं? गुड। अब मैं बोलूं मेरे पास एक लाल तलवार है। कैसी तलवार? मतलब एडजेक्टिव ऑफ कलर का प्रयोग किया हमने, लाल तलवार है। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक लंबी तलवार है, बताओ, अलग अलग वाक्यों में विशेषता तलवार की ही बताई जा रही है, लेकिन विशेषता बतलाने वाले विशेषण अलग अलग हो गए। समझ लो भैया, समझ लो। लाल, लंबी, धारदार। अब अगर तीन वाक्य बोलने से बेहतर है ना कि एक ही वाक्य में बोल दें, तो अगर एक ही वाक्य में तलवार की विशेषता बतलाने हुए मुझे वाक्य का सृजन करना पड़े तो मैं कैसे सृजन करूंगा? हाँ, मेरे पास एक लाल लंबी धारदार तलवार है, यही ना?
अब बताइए, हमने लाल, लंबी और धारदार इन तीनों विशेषणों का इस तरीके से अरेंजमेंट क्यों किया? इसी आधार पे कि तलवार की सबसे नजदीकी विशेषता क्या है? हाँ, उसमें धार है कि नहीं। अब दुकान पे जाएंगे तलवार खरीदने तो सबसे पहले देखेंगे ना कि धार है कि नहीं। अब खिलौना खरीदने जाएं तलवार के नाम पर तो बात अलग है। फिर देखेंगे भाई लंबाई क्या है ना। फिर देखेंगे कि अच्छा कलर क्या है। सबसे ज्यादा महत्व किसको देंगे? दूसरे नंबर पे फॉरगेट दिस। नाउ मूव ऑन टू दिस स्टेटमेंट। अब आप ही बताइए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो भारतीय गणराज्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होगी? इसका लोकतंत्रात्मक होना। दूसरी, तीसरी, चौथी, और देख लीजिएगा वर्तमान परिदृश्य में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अगर किसी के साथ बरती गई है तो निर्बाध रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता की अवधारणा है ना। वो लॉ में, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही क्यों ना हो, हर एक शब्द, हर एक कॉन्फ़िगरेशन, हर एक विस्थापन, हर एक व्यवस्थाबद्धीकरण, सबके अपने निहितार्थ होते हैं। समझ रहे मेरी बात? चलिए, आपका डाउट हो गया। इनका क्वेश्चन है, प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएं तटस्थता व प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई थी, जिनका वर्तमान समय में अभाव दिखाई देता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है? हाँ। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे ना, आपको ये बताना होगा कि तटस्थता व प्रभावशीलता, तटस्थता व प्रभावशीलता का सीधा संबंध है अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा शासन, अच्छा प्रशासन। अब अगर हमारी लोक सेवाएं अपने लक्ष्यों में ठीक तरीके से काम कर रही होती तो लक्ष्यों की अभिपूर्ति भी तो हुई रहती। और भारत में शुरुआत से ही शासनिक नियोजन का उद्देश्य क्या रहा है? यही ना कि भाई जन आकांक्षाओं की अधिकाधिक मात्रा में अभिपूर्ति हो सके। और जनता की आकांक्षाएं क्या है, क्या रही है हमारे यहाँ? अरे भाई, उसकी मूलभूत जरूरतें ठीक हो, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरे, गरीबी मिटे, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, वगैरह वगैरह। आप जरा देखिए, मानव जीवन से संबंधित जितने भी लोकप्रिय मानक हैं, पैरामीटर्स, अगर उन पैरामीटर्स की हम बात करें, उन इंडाइसेस की बात करें, सूचकांकों की बात करें, अभी भी ऐसा लगता है कि पहले और अब में जितना परिवर्तन होना चाहिए था शायद उतना परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस लॉ सेंटर, ऑल ओवर वर्ल्ड में जब फैकल्टीज ऑफ लॉ की बात होती है, ये लगभग लगभग 350वें, पौने 400वें नंबर पे आता है। और जबकि हिंदुस्तान के अंदर, हाँ मतलब नहीं फर्स्ट नंबर पे तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक स्थिति रहती है फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, खास करके सीएलसी की। लेकिन दुनिया के स्तर पे आप बताइए कितनी हल्की रैंकिंग है ये, इस 350वें रैंक पे, 349वें रैंक पे ये स्थिति रहती है। तो आपको नहीं लगता कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें जिस रूप में विकास करना चाहिए था नहीं कर पाए हैं? आर्थिक क्षेत्र में भी जिस रूप में विकसित होना चाहिए था नहीं कर पाए? तो तमाम मौकों पर देखेंगे कि शासन अपनी नीतियों को, अपनी योजनाओं को जितना फलदायी बना सकती थी संभवतः नहीं बना पाई, इसलिए अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। अब शासन की नीतियां, शासन की योजनाएं जनता तक सुगमता से किसके माध्यम से पहुंचती है? सिविल सेवकों के माध्यम से। तो वर्तमान आंकड़े, वर्तमान वास्तु स्थिति यह बताती है कि जिन उद्देश्यों से हमारे यहाँ सिविल सेवाओं का गठन हुआ, शुरुआत किया गया, संभवतः ये उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाई। इसलिए वर्तमान सिविल सेवा व्यवस्था में निःसंदेह सुधार की जरूरत है। और बताएंगे समय समय पर सुधार होते भी रहे हैं, आगे भी अमुक अमुक सुधार रिकमेंडेड है, जैसे एआरसी वगैरह का ये सब, डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग वगैरह ये सब। यही तो लिखना है इसमें। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। ये बताइए, आपके अब तक के डाउट थे कि कल के डाउट है इतने सारे? अब तक के ना? तब ठीक है। मतलब बहुत डाउट उठना भी ठीक नहीं है।
सर दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय के बारे में समीक्षा करके बता दीजिए। इसे चयन करने के बाद स्कोरिंग रिजल्ट रिजल्ट में पछतावा तो नहीं होगा, और क्या इसके लिए कोई बैकग्राउंड मायने रखता है? आह, देखो जी, ठंडी हो गई है। चाहे तो मैं एक दो सिप ही ले पाता हूँ, उसके बाद ठंडी हो जाती। वैसे ये कह रहे हैं चाय पीने का, लेकिन इशारे में ये कह रहे हैं कि सर अब ये सब बंद करिए, टॉपिक पे आइए। और अब टॉपिक पे आने का समय नहीं रहा, तो आपके डाउट्स ही रिजॉल्व कर लेते हैं। देखो जी, मैं किसी पार्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए, जब भी कोई सब्जेक्ट का आप चयन करें तो पहली बार ये सुनिश्चित हो लें कि उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट कैसा है, आपकी अभिरुचि कैसी है। यही सबसे अधिक मायने रखता है, और सारी बातें माया है। ये कहना कि ये पढ़ लेंगे तो जनरल स्टडीज़ में ये लाभ मिल जाएगा, वो लाभ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये गिनाना हो तो 10 लाभ मैं गिना दूँ पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन अगेन मानता हूँ कि वो सैद्धांतिक लाभ है, व्यवहार में वैसा कुछ नहीं होता। जिसे आमतौर पे आप सुनेंगे कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ लोगे तो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये निहायत बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ लेने के बाद जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में कम से कम 40% पोर्शन पे आपको अलग से काम करना पड़ता है, एंड दैट इज़ बेसिकली गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस PSIR ऑप्शनल में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। PSIR ऑप्शनल में गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ना होता है। समझ रहे मेरी बात? राजनीतिक प्रणाली, चुनाव प्रणाली, वो यहाँ भी पढ़ना है, लेकिन उतना विस्तार से नहीं पढ़ना है। यहाँ ज़्यादा विस्तार से गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस पढ़ना है, अभिशासन व सामाजिक न्याय। तो इस भुलावे में ना रहें कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो GS पेपर 2 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लोग ये कहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छा खासा पोर्शन तैयार हो जाएगा, पेपर 1 पार्ट B यूनिट 1 में इंडियन नेशनलिज्म पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रवाद। अगेन ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न हिस्ट्री अलग से। लोग कहते हैं पेपर 1 पार्ट A, पेपर 2 पार्ट A पढ़ लेंगे तो आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगेन ये तीसरा सबसे बड़ा झूठ, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ऑप्शनल और GS के अप्रोच में काफ़ी डिफरेंस होता है। जनरल स्टडीज़ के पैटर्न पे ऑप्शनल के प्रश्न का उत्तर लिख देंगे, 1 नंबर नहीं मिलेगा और आपको लगेगा सही लिख के आए हैं। तो पहली बात, ये बात क्यों बताया मैं कि इस आधार पे ऑप्शनल का चयन ना करें कि जनरल स्टडीज़ में उसकी कितनी ओवरलैपिंग है। सबसे मेन आधार होना चाहिए आपका इंटरेस्ट। तो अगर दर्शन शास्त्र में आपकी रुचि है तो अन्य किसी बिंदु पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अपनी अभिरुचि का विषय पढ़ रहे हैं तो दूसरों के लिए भले वो मुश्किल हो सकता है, आपके लिए वो कभी मुश्किल नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये सब जटिलताएं आमंत्रित नहीं करना है कि दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे तो GS में कहाँ फायदा होगा, कहाँ नुकसान होगा। कुछ नहीं, GS में फायदा पाने के लिए GS पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शनल चाहे जो भी हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उम्मीद करता हूँ कि दर्शन शास्त्र वैकल्पिक वाले सवाल का जवाब मिल गया होगा। डीप स्टेट का क्या मतलब होता है मुझे नहीं मालूम, किसी को मालूम हो तो मुझे बताए। डीप स्टेट, आई डोंट नो, आई एम सॉरी। क्या लोकतंत्र का मार्क्सवादीकरण हो सकता है और मार्क्सवाद का लोकतांत्रिकरण? ये क्वेश्चन ही गलत है ना? आप पूछते कि क्या उदार लोकतंत्र का मार्क्सवादीकरण हो सकता है या मार्क्सवाद का उदार लोकतांत्रिकरण? सैद्धांतिक रूप से नहीं, लेकिन व्यवहारिक रूप में हो चुका है। आज पूंजीवाद यानी उदारवाद और समाजवाद दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसीलिए देखेंगे सर्वहारा बुर्जुआ के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है, सर्वहारा बुर्जुआ के साथ अंशधारक बन बैठा है। अंबानी साहब अगर बुर्जुआ हैं तो उनकी कंपनी में काम करने वाले तमाम इंजीनियर्स, मैनेजर्स लाखों लाखों के शेयर खरीद कर रखे हैं। वो कभी भगवान से ये नहीं कहेंगे कि हे प्रभु अंबानी साहब की कंपनी डूब जाए। वो डूबेंगे तो ये भी डूबेंगे। समझ रहे मेरी बात? हाँ, हाँ, सिविल सेवाओं का संवर्ग आधारित होना मतलब कैडर बेस्ड होना किस तरह से धीमे परिवर्तन का कारण है। तो यही है ना कि जब संवर्ग आधारित सिविल सेवा में आमतौर पे आपको मालूम होता है कि कैरियर का अधिकांश समय डिपुटेशन को छोड़ दिया जाए तो उसी राज्य में निकलना है।
तो कई बार आप राज्य में व्याप्त सामाजिक सांस्कृतिक संकीर्णताओं को आत्मसात कर लेते हैं, आपके अंदर का जो डायनेमिज्म है वो डिग्रेड कर जाता है, रैशनैलिटी नहीं रह जाती। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जाहिर सी बात है इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी घटेगी। आप कई बार पॉलिटिसाइजेशन के शिकार हो जाते हैं, पॉलिटिक्स के शिकार हो जाते हैं, तो ये एक कारण रहा है। हाँ, प्रशासनिक नैतिकता का सीधा सिद्धांत है कि संविधान सम्मत दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें। और संविधान सम्मत जो भी दायित्व है वो यही कहते हैं कि आप सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण तटस्थता का अनुसरण करें। पूर्ण तटस्थ, देखिए शासनिक प्रशासनिक नैतिकता का सीधा संबंध संवैधानिक नैतिकता से है, क्योंकि शासन और प्रशासन का मूल्यात्मक आधार संविधान में वर्णित उपबंध ही है। हाँ, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ बिल्कुल है, सही बात है ना। अब देखिए कोई भी प्रशासनिक सुधार करेंगे, चाहे आप उसको सिटीजन चार्टर के माध्यम से, ई शासन के माध्यम से, या कोई भी आईसीटी का प्रयोग करते हुए जितनी भी उसमें नवीनता लाएं, नयापन लाएं, लेकिन सबका मकसद क्या है? अच्छा शासन देना। और अच्छा शासन किसका मूल मंत्र है? हमारे संविधान का मूल मंत्र है। और इसकी अगर बुनियाद देखें आप तो कहीं और नहीं जाना होगा, संविधान की उद्देशिका को देखिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान के दर्शन को दो रूपों में प्रस्तुत किया गया है, आदर्श व आकांक्षाएं। आदर्श मतलब कि हम संवैधानिक आदर्शों का अनुसरण करेंगे। संवैधानिक आदर्श का मतलब देश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वरूप को बनाए रखेंगे। कीप क्वाइट प्लीज। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वरूप को बनाए रखेंगे, समाजवादी स्वरूप को बनाए रखेंगे, पंथ निरपेक्ष व लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रखेंगे। और अगर इन स्वरूपों को बनाए रखते हुए हम जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो ही कर पाएंगे। जन आकांक्षाएं क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। और आपको नहीं लगता कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इन सबको लाने के लिए सिविल सेवकों को संवैधानिक नैतिकता का सहारा लेना पड़ेगा? सिंपल सी बात है। तो आपके द्वारा जो भी अच्छे काम किए जाएंगे, जो भी इनोवेशन लाए जाएंगे प्रशासन में, शासन में, अंततोगत्वा उनकी परिणति संवैधानिक नैतिकता की संपुष्टि में ही होगी, संवैधानिक नैतिकता के फुलफिलमेंट में ही होगी। अगर मान लीजिए आप भ्रष्टाचार का सहारा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने उद्देश्यों में सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकते। और भ्रष्टाचार का सहारा लेते हुए आप अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तो सीधे तौर पे आप संवैधानिक नैतिकता को चुनौती दे रहे होंगे। और संवैधानिक नैतिकता को चुनौती देना, अच्छा प्रशासन मुहैया करा देना, दोनों लगभग वैसा ही है जैसा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का संबंध होता है। दैट्स द पॉइंट। ठीक है जी, तो आज हमने आपके लगभग सारे डाउट्स ले लिए। क्लास की समय सीमा इजाजत नहीं दे रही है। कल होगी हमारी मुलाकात अपने तय समय पर। थैंक यू।